Sapiens, A Brief History of Humankind, Part 2, Chapter 7, Memory Overload। एवोल्यूशन ने इंसानों को फुटबॉल खेलने की एबिलिटी नहीं दी। हमारे पास लात मारने के लिए पैर, धक्का देने के लिए हाथ और चिल्लाने के लिए मुंह जरूर है, लेकिन इनसे हम अकेले सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। असली गेम खेलने के लिए हमें अजनबी लोगों के साथ टीम बनानी पड़ती है। यह भी मानना होता है कि सामने वाली टीम भी वही रूल फॉलो कर रही है। एनिमल्स में ऐसा बिहेवियर अक्सर जीन्स में ही होता है। जैसे पप्पीज बिना सिखाए रफ प्ले के रूल समझ लेते हैं, लेकिन इंसानों में फुटबॉल के लिए कोई जीन नहीं है। फिर भी हम अजनबियों के साथ खेल पाते हैं, क्योंकि हम सब ने फुटबॉल के बारे में एक जैसी इमेजिनरी आइडियाज सीख रखे हैं। ये आइडियाज असल में इमेजिनरी है, लेकिन जब सब इन्हें मान लेते हैं तो गेम पॉसिबल हो जाता है। यही बात किंगडम, चर्चिज और ट्रेड नेटवर्क पर भी लागू होती है। बस स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। फुटबॉल के रूल्स छोटे और सिंपल होते हैं, जिन्हें एक इंसान अपने दिमाग में आराम से रख सकता है। लेकिन जब कोऑपरेशन लाखों लोगों के बीच हो, तब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई एक ब्रेन उसे संभाल नहीं सकता। इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए लॉ, टैक्सेस, रिकॉर्ड्स, कैलेंडर और प्रोसीजर्स जैसी ढेर सारी जानकारी चाहिए होती है। कुछ एनिमल जैसे एंट्स और बीज में सोसाइटी स्टेबल रहती है, क्योंकि उनके रूल्स जीन में कोडेड होते हैं। हनी बी का बच्चा क्वीन बनेगा या वर्कर, यह उसके डीएनए और खाने से तय होता है। हाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन वहां लॉयर नहीं होते, क्योंकि बीज अपने रूल भूल नहीं सकती, क्वीन धोखा नहीं देती और वर्कर स्ट्राइक पर नहीं जाते। उनका सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। इंसानों का सोशल ऑर्डर ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम इमेजिन्ड है, डीएनए में लिखा हुआ नहीं। इसलिए लॉ, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को बार बार याद दिलाना और सिखाना पड़ता है। अगर लोग इन्हें भूल जाएं तो सोसाइटी टूट जाएगी। जैसे हमुराबी ने कहा, लोग सुपीरियर, कॉमनर और स्लेव्स में बटे हैं। यह डिवीजन नेचर में नहीं है, यह दिमाग में बनाई गई है। इसे चलाने के लिए लोगों को लगातार सिखाना पड़ा, वरना बेबीलोन सोसाइटी काम नहीं करती। एम्पायर्स को चलाने के लिए इंफॉर्मेशन का पहाड़ चाहिए होता है। लॉ के अलावा टैक्सेस का हिसाब, मिलिट्री सामान की लिस्ट, व्यापार की डिटेल्स और फेस्टिवल्स के कैलेंडर भी रखने पड़ते हैं। प्रॉब्लम यह थी कि इंसान लंबे समय तक सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने ब्रेन में ही स्टोर करता था, लेकिन ब्रेन एम्पायर लेवल डेटाबेस के लिए बना ही नहीं है। पहली बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। कुछ लोगों की ही मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और पुराने जमाने में मेमोरी एक्सपर्ट भी थे। फिर भी एक सीमा होती है। कोई लॉयर पूरे लॉ कोड को याद कर सकता है, लेकिन सैकड़ों साल की हर कोर्ट केस की डिटेल अपने दिमाग में नहीं रख सकता। यही वजह है कि बड़े सिस्टम को चलाने के लिए इंसानों को मेमोरी के बाहर भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के तरीके ढूंढने पड़े। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इंसान मर जाते हैं और उनके साथ उनका दिमाग भी खत्म हो जाता है। दिमाग में जमा सारी इंफॉर्मेशन 100 साल से भी कम समय में मिट जाती है। हाँ, यादें एक दिमाग से दूसरे दिमाग में सिखाकर दी जा सकती है, लेकिन ऐसा करते करते इंफॉर्मेशन अक्सर बिगड़ जाती है या धीरे धीरे खो जाती है। इसीलिए लंबे समय तक डेटा को उसी तरह बचाए रखना मुश्किल हो जाता था। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यह थी कि इंसानी दिमाग को खास तरह की इंफॉर्मेशन संभालने के लिए ही तैयार किया गया था। हंटर गैदरर को हजारों प्लांट्स और एनिमल के बारे में याद रखना पड़ता था। कौन सा मशरूम जहरीला है, कौन सी दवा की तरह काम करता है, कौन सा जानवर कैसे चलता है और कहाँ मिलता है, यह सब याद रखना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। साथ ही उन्हें अपने ग्रुप के लोगों के रिश्ते, झगड़े और अलायंस भी याद रखने होते थे। किससे मदद मिल सकती है और कौन किसका दुश्मन है, यह सब सोशल मेमोरी का हिस्सा था। एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को इसी तरह बोटेक्निकल, जोलॉजिकल और सोशल इंफॉर्मेशन के तेज से बनाया है। लेकिन एग्रीकल्चर के बाद जब कॉम्प्लेक्स सोसाइटियां बनी, तब एक नई तरह की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो गई। वह थे नंबर्स। फोर्जर्स को कभी बड़ी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन संभालने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी को यह याद रखने की जरूरत नहीं थी कि जंगल के हर पेड़ पर कितने फल लगे हैं।
इसीलिए ब्रेन नंबर्स को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। पर किंगडम चलाने के लिए नंबर्स बहुत जरूरी थे। सिर्फ लो बनाना और गॉड्स की कहानियां सुनाना काफी नहीं था। टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते थे। यह जानना पड़ता था कि किसके पास कितनी जमीन है, किसने कितना टैक्स दिया, कौन बकाये में है, कौन जुर्माना भर रहा है और किसे कितनी छूट मिली है। यह सब मिलकर लाखों बिट्स ऑफ डेटा बन जाते थे। इतना सारा न्यूमेरिकल डेटा इंसानी दिमाग के लिए संभालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। नतीजा यह हुआ कि दिमाग ओवरलोड हो जाता था। इसी लिमिटेशन की वजह से लंबे समय तक ह्यूमन सोसाइटियां छोटी और सिंपल रही। जब लोगों और उनकी प्रॉपर्टी के नंबर्स एक लिमिट से आगे बढ़ जाते थे तो सिस्टम को चलाने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि ब्रेन यह काम नहीं कर सकता था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर टूटने लगता था। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सुमेरियंस ने सोल्व किया। वे सदर्न मेसोपोटामिया में रहते थे, जहां फर्टाइल लैंड और अच्छी हार्वेस्ट की वजह से टाउन्स तेजी से ग्रो कर रहे थे। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जा रही थी। लगभग 3500 बीसी से 3000 बीसी के बीच किसी अननोन सुमेरियन जीनियस ने एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया जिसमें इंफॉर्मेशन को ब्रेन के बाहर स्टोर किया जा सकता था, खासकर न्यूमेरिकल डेटा को। यहीं से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पैदा हुआ। सोसाइटी अब इंसानी दिमाग की सीमाओं से आजाद हो गई। सिटीज, किंगडम और एम्पायर बनने का रास्ता खुल गया। इस नए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को ही आज हम राइटिंग कहते हैं। राइटिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को मटेरियल साइन के जरिए स्टोर करना। सुमेरियंस ने इसके लिए क्ले टेबलेट्स का यूज किया। दो तरह के साइन बनाए। एक तरह के साइंस नंबर को दिखाते थे, जैसे 1, 10, 60 और 600 और आगे तक। उन्होंने बेस -6 और बेस -10 सिस्टम को मिलाकर यूज किया था और इसी से हमें आज 24 आवर्स का डे और 360 डिग्री का सर्कल मिला। दूसरी तरह के साइन लोगों, एनिमल, सामान, जमीन, तारीख और ट्रांजैक्शन जैसी चीजों को दिखाते थे। इन दोनों साइंस को मिलकर सुमेरियन इतना डेटा स्टोर कर सकते थे जितना कोई ह्यूमन ब्रेन कभी याद नहीं रख सकता था। शुरुआत में राइटिंग का इस्तेमाल सिर्फ फैक्ट्स और फिगर के लिए होता था। उस समय कोई नोवेल, पोइट्री या फिलोसफी क्ले टेबलेट पर नहीं लिखी गई। राइटिंग बहुत स्लो प्रोसेस था और पढ़ने लिखने वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए उसका यूज सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग तक सीमित रहा। अगर 5000 साल पहले सबसे पुराने लिखे हुए वर्ड्स देखें तो वे किसी विजडम या स्टोरी जैसे नहीं लगते। उनमें लिखा मिलता है जैसे इतने महीनों में इतना मक्का मिला। यानी ये टेक्स्ट बेसिकली अकाउंटिंग और स्टोरेज रिकॉर्ड थे जिनमें टैक्स, डेब्ट या प्रॉपर्टी का हिसाब रखा जाता था। इन पुराने समय में एक और तरह के टेक्स्ट मिले। वे और भी बोरिंग है। ये वर्ड्स की लिस्ट थी जिन्हें ट्रेनी स्क्राइब्स बार बार कॉपी करते थे ताकि वे राइटिंग प्रैक्टिस कर सके। उस समय राइटिंग इतनी लिमिटेड थी कि अगर कोई स्टूडेंट पोइट्री या स्टोरी लिखना भी चाहता तो वह कर ही नहीं सकता था। असल में शुरुआती सुमेरियन राइटिंग एक पार्शियल स्क्रिप्ट थी, न कि फुल स्क्रिप्ट। फुल स्क्रिप्ट वह होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सके, जैसे लैटिन स्क्रिप्ट, इजिप्शियन स्क्रिप्ट या बेराइली। इनमें हमें लव लेटर, हिस्ट्री, पोएम सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन पार्शियल स्क्रिप्ट सिर्फ एक लिमिटेड टाइप की इंफॉर्मेशन दिखा सकती है। जैसे मैथमेटिकल सिंबल से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं पर उनसे पोइट्री नहीं लिख सकते। उसी तरह शुरुआती सुमेरियन राइटिंग भी सिर्फ नंबर और इकोनॉमिक रिकॉर्ड तक सीमित थी। इसका मतलब यह है कि राइटिंग की शुरुआत नॉलेज या आर्ट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए हुई थी। बाद में चलकर यह राइटिंग सिस्टम इतना डेवलप हुआ कि इंसान अपनी लैंग्वेज, इमोशन, स्टोरीज और आइडियाज को भी स्टोन, पेपर और किताबों में कैद करने लगा। सुमेरियंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी राइटिंग पोइट्री या स्टोरीज लिखने के लिए सही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने राइटिंग बोली गई लैंग्वेज को कॉपी करने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि उन कामों के लिए बनाई गई थी जो स्पोकन लैंग्वेज से पॉसिबल नहीं थे, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को याद रखना, मैनेज करना। दुनिया के कुछ कल्चर जैसे प्री कोलंबियन की सभ्यताओं ने अपनी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ पार्शियल स्क्रिप्ट ही यूज की है और उन्हें कभी फुल स्क्रिप्ट की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एंडेस की राइटिंग सुमेरियन से बिल्कुल अलग थी। वहां लोग क्ले टैबलेट या पेपर पर नहीं लिखते थे,
बल्कि रंग बिरंगी रस्सियों पर गांठ बांटते थे, जिन्हें कौपू कहा जाता था। हर कौपू में अलग अलग रंगों की कई रस्सियां होती थी। हर रस्सी पर अलग जगह पर कई तरह की गांठें बंधी होती थी। इन रंगों और गांठों के कॉम्बिनेशन से टैक्स, प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज से जुड़ा बहुत सारा मैथमेटिकल डेटा स्टोर किया जाता था। एक क्यूपू में सैकड़ों रस्सियां और हजारों गांठें हो सकती थी। सैकड़ों साल तक क्यूपू शहरों, किंगडम्स और एम्पायर्स के एडमिनिस्ट्रेशन का मेन टूल रहा। इनका अंपायर के समय तो यह सिस्टम अपने पीक पर पहुंच गया था। इनका अंपायर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर राज करता था। आज के पेरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया के हिस्सों तक फैला था। क्यूपू की हेल्प से इनका आज इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कर पाए। जब सेपियंस ने साउथ अमेरिका पर कब्जा किया तो शुरुआत में उन्होंने क्यूपू का यूज किया, लेकिन दिक्कत यह थी कि उन्होंने खुद क्यूपू पढ़ना नहीं आता था। वे लोकल एक्सपर्ट पर डिपेंड करते थे। इससे उन्हें डर था कि कहीं ये लोग उन्हें धोखा न दे दे। इसलिए जैसे ही स्पेनिश रूल मजबूत हुआ, क्यूपू को बंद कर दिया गया और सब रिकॉर्ड लैटिन स्क्रिप्ट और नंबर में लिखे जाने लगे। आज बहुत कम क्यूपू बचे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने की कला लगभग खो चुकी है। धीरे धीरे मेसोपोटामिया में लोगों ने नंबर्स के अलावा दूसरी बातें भी लिखना शुरू कर दी। 3000 बीसी से 2500 बीसी के बीच सुमेरियन राइटिंग सिस्टम में इतने नए साइन जुड़ गए कि वह एक फुल स्क्रिप्ट बन गया, जिसे आज हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। अब किंग्स अपने ऑर्डर लिखवाने लगे, प्रीस्ट प्रोफेसीज लिखाने लगे, आम लोग लेटर लिखने लगे। इस समय इजिप्ट में हायरोग्लिफिक्स बनी, फिर चाइना और सेंट्रल अमेरिका में फुल स्क्रिप्ट डेवलप हुए। अब राइटिंग का यूज पोएम, हिस्ट्री, स्टोरी और रिलीजियस टेक्स्ट के लिए भी होने लगा। फिर भी राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन और मैथमेटिक्स ही रहा। टेक्स्ट रिकॉर्ड, अकाउंट और ब्यूरोक्रेसी पार्शियल स्क्रिप्ट के साथ ही पैदा हुई। आज भी स्प्रेडशीट और डेटाबेस उसी ट्रेडिशन की मॉडर्न फॉर्म है। जैसे जैसे लिखित रिकॉर्ड बढ़ते गए, एक नई प्रॉब्लम सामने आई। ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट रिट्रीव कर सकता है, लेकिन हजारों क्ले टैबलेट या क्यूपू में से रिकॉर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। अगर 10 या 100 टैबलेट हो तो ठीक, लेकिन अगर हजारों हो तो सही डॉक्यूमेंट ढूंढना नाइटमेयर बन जाता था। अब सोचो 1776 बीसी का एक सीन। 2 लोग एक खेत को लेकर लड़ रहे हैं। एक कहता है मैंने खरीदा, दूसरा कहता है मैंने किराए पर दिया था। दोनों रॉयल आर्कीव जाते हैं, जहां हजारों टैबलेट्स रखी हैं। एक क्लर्क को 30 साल पुराने रिकॉर्ड में सही टैबलेट ढूंढनी है। उसे नहीं पता कि वह टैबलेट कहाँ मिलेगी, क्या वह लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है या कहीं टूट फूट में खो तो नहीं गई। अगर उसे टैबलेट न मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि डील हुई ही नहीं थी, हो सकता है रिकॉर्ड ही खराब हो गया हो। यही से ब्यूरोक्रेसी की असली कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। राइटिंग ने अंपायर को पॉसिबल बनाया, लेकिन उसी राइटिंग्स ने रिकॉर्ड को संभालना और जस्टिस देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना दिया। साफ है कि सिर्फ क्ले पर डॉक्यूमेंट लिख देना एफिशिएंट और एक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग के लिए इनफ नहीं था। इसके लिए कैटालॉग, रिकॉर्ड और कॉपी करने के तरीके, इंफॉर्मेशन को जल्दी ढूंढने के सिस्टम और ऐसे लाइब्रेरियन चाहिए थे जो इन टूल को सही से यूज करना जानते हो। राइटिंग इन्वेंट करना आसान था, लेकिन डेटा को ऑर्गेनाइज और रिट्रीव करने के लिए सही मेथड बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। इतिहास में कल्चर ने इंडिपेंडेंटली राइटिंग सिस्टम बनाए। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट नए नए स्क्रिप्ट खोजते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर स्क्रिप्ट सिर्फ क्यूरियोसिटी बनकर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें बनाने वाले ने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बनाया। सुमेर, इजिप्ट, चाइना और इनका अंपायर अलग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने आर्कीविंग, कैटालॉगिंग और रिकॉर्ड कीपिंग की प्रॉपर टेक्निक डेवलप की। उन्होंने स्क्राइब्स, क्लर्क और अकाउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए स्कूल भी बनाए। एंशिएंट मेसोपोटामिया के एक स्कूल से मिला एक राइटिंग एक्सरसाइज दिखाता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ कितनी टफ थी। अगर टैबलेट में कुछ मिसिंग होता, बिना परमिशन बोल देते, गलत भाषा में बोल देते या हैंड राइटिंग ठीक न होती तो पुनिशमेंट मिलती थी। इसका मतलब यह था कि स्क्राइब्स को सिर्फ लिखना ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और एग्जैक्ट सिस्टम के हिसाब से काम करना सीखना पड़ता था। एंशिएंट स्क्राइब्स कैटालॉग, डिक्शनरीज, कैलेंडर, फॉर्म और टैबलेट यूज करना सीखते थे। उनका थिंकिंग ह्यूमन ब्रेन से अलग था।
ह्यूमन ब्रेन फ्री एसोसिएशन पर चलता है, जहाँ एक थॉट से दूसरा जुड़ जाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हर चीज को अलग अलग ड्रॉर में रखना पड़ता है। एक ड्रॉर में मोर्टगेजेस है, दूसरे में मैरिड रिकॉर्ड, तीसरा टैक्सेस का और चौथा लॉ सूट का। अगर यह सब मिक्स हो जाए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती थी जब कोई चीज एक से ज्यादा कैटेगरी में फिट होती थी। तब नए ड्रॉर्स बनाने पड़ते थे, पुराने बदलने पड़ते थे और सिस्टम को बार बार रीऑर्गेनाइज करना पड़ता था। इस तरह ब्यूरोक्रेसी हमेशा चेंज और एडजस्टमेंट में लगी रहती थी। इस सिस्टम को चलाने वाले लोगों को खुद को रीप्रोग्राम करना पड़ता था। उन्हें इंसानों की तरह नहीं बल्कि क्लर्क और अकाउंटेंट की तरह सोचना सीखना पड़ता था। उन्हें फाइलिंग कैबिनेट की तरह स्ट्रक्चर्ड बनना पड़ता था। यह उनकी चॉइस नहीं थी बल्कि सिस्टम की मजबूरी थी। अगर वे ऐसा नहीं सोचते तो पूरा रिकॉर्ड सिस्टम बिगड़ जाता। यही राइटिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करना नहीं सिखाया बल्कि इंसानों के सोचने का तरीका बदल दिया। फ्री, नेचुरल और होलिस्टिक थिंकिंग की जगह धीरे धीरे कंपार्टमेंटलाइज्ड और ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग ने ले ली। ह्यूमन माइंड अब स्टोरीज और कनेक्शन से ज्यादा फाइल्स, ड्रॉवर और कैटेगरीज में सोचने लगा। हाल के समय में मैथमेटिकल स्क्रिप्ट से एक और ज्यादा रेवोल्यूशनरी सिस्टम पैदा हुआ, जिसे हम कंप्यूटराइज्ड बाइनरी स्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 साइन होते हैं, 0 और 1। अभी जो वर्ड्स मैं कीबोर्ड पर टाइप कर रहा हूँ वे भी कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन में ही लिखे जा रहे हैं। राइटिंग्स पहले इंसान के सोच की हेल्पर थी, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी मास्टर बनती जा रही है। कंप्यूटर को इंसानों की भाषा, फीलिंग्स और ड्रीम समझने में दिक्कत होती है। इसीलिए अब हम इंसानों को ही सीख रहे हैं कि वे नंबर्स की लैंग्वेज में सोचें, महसूस करें और कम्युनिकेट करें ताकि कंप्यूटर हमें समझ सके। इसका मतलब यह है कि अब इंसान अपनी नेचुरल भाषा को बदलकर मशीन की भाषा के करीब आ रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड एक ऐसी इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है जो पूरी तरह बाइनरी स्क्रिप्ट पर आधारित हो। साइंस फिक्शन मूवी जैसे द मैट्रिक्स, द टर्मिनेटर इसी आइडियाज को दिखाती है, जहां एक दिन बाइनरी स्क्रिप्ट इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब इंसान उस रिबेलियस सिस्टम को रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उल्टा इंसान रेस को ही खत्म करने की कोशिश करता है। यह दिखाता है कि राइटिंग और नंबर का सिस्टम, जो कभी सिर्फ एक टूल था, अब इंसानी सोच और भविष्य को शेप करने वाली सबसे पावरफुल ताकतों में से एक बन चुका है। चैप्टर 8, देयर इज नो जस्टिस इन द सोसाइटी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद के हजारों साल की ह्यूमन हिस्ट्री को समझने का एक ही बड़ा सवाल है, इंसानों ने इतने बड़े मास कोऑपरेशन नेटवर्क कैसे बनाए जबकि उनके पास इनके लिए नेचुरल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट नहीं थे। इसका छोटा सा जवाब है कि इंसानों ने इमेजिन्ड ऑर्डर बनाए और स्क्रिप्ट डेवलप की। इन्हीं 2 चीजों ने हमारी बायोलॉजिकल सीमाओं की जगह ली, लेकिन यह सिस्टम सबके लिए बराबर फायदेमंद नहीं था। ये इमेजिन्ड ऑर्डर कभी भी न्यूट्रल या फेयर नहीं रहे, बल्कि इन्होंने लोगों को इमेजिनरी ग्रुप में बांट दिया और उन्हें हायरार्की में सेट कर दिया, जहां ऊपर वाले पावर और प्रिविलेज लेते रहे और नीचे वाले डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन झेलते रहे। हुम्राबी कोड इसका साफ एग्जाम्पल है, जहां सोसाइटी को सुपीरियर, कॉमनर और स्लेव्स में बांट दिया गया। सुपीरियर को लाइफ की सारी फैसिलिटीज मिली, कॉमनर को जो बचा कुचा मिला और स्लेव्स को शिकायत करने पर सजा। इसी तरह 1776 में बना अमेरिकन ऑर्डर भी इक्वालिटी की बात करते हुए असल में कई हायरार्कियास को बनाए रखता है। इसमें पुरुषों को फायदा मिला और महिलाओं को पावर से दूर रखा गया। गोरे लोगों को लिबर्टी मिली, लेकिन ब्लैक्स और अमेरिकन इंडियन को लेसर ह्यूमन मानकर बराबरी के राइट नहीं दिए गए। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर साइन करने वालों में से खुद कई स्लेव होल्डर थे, फिर भी उन्हें इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखा। अमेरिकन सिस्टम ने रिच और पुअर के बीच की हायरार्की को भी मजबूत किया है। उस समय इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इतना था कि कानून अमीर और गरीब दोनों पर एक जैसा लागू हो, न कि यह था कि सबको बराबर एजुकेशन, हेल्थ केयर या सपोर्ट मिले। लिबर्टी का मतलब भी यह नहीं था कि कमजोर ग्रुप को पावर मिले, बल्कि बस इतना था कि स्टेट किसी सिटीजन को प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना वजह दखल न दे। इस तरह वेल्थ की हायरार्की को नेचुरल या गॉड गिवन बताया गया, जैसे नेचर मेहनतियों को रिवार्ड देती है और आलसियों को सजा। फ्री और स्लेव, व्हाइट और ब्लैक,
रिच और पुअर के बीच की ये सारी डिवीजन असल में फिक्शंस हैं, लेकिन हिस्ट्री का रूल यह है कि हर इमेजिन्ड हायरार्की खुद को नेचुरल और इनएविटेबल साबित करने की कोशिश करती है। स्लेवरी को कई लोगों ने गॉड का आदेश या नेचर का नियम बताया। एरिस्टोटल ने कहा कि स्लेव्स का नेचर ही सेल्विश होता है और फ्री लोगों का नेचर फ्री होता है। इस तरह रेशियल हायरार्की को जस्टिफाई करने के लिए सूडो साइंस का सहारा लिया गया और कहा गया कि व्हाइट्स के ब्लड या जीन्स उन्हें नेचुरली सुपीरियर बनाते हैं। वेल्थ की हायरार्की को डिफेंड करने वाले लोग भी यही कहते हैं कि रिच इसलिए रिच है क्योंकि वे ज्यादा कैपेबल और हार्ड वर्किंग है। इस लॉजिक से यह मान लिया जाता है कि अगर रिच को बेहतर हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइफ मिले तो बिल्कुल सही है क्योंकि वे इसके डिजर्विंग हैं। इस तरह इमेजिन सिस्टम अपनी इनइक्वालिटी को नेचुरल दिखाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसे सवाल किए बिना स्वीकार करते रहें। हिंदू कास्ट सिस्टम को मानने वाले लोग कहते हैं कि कॉस्मिक फोर्सेस ने एक कास्ट को दूसरी कास्ट से सुपीरियर बनाया है। एक फेमस हिंदू क्रिएशन मिथ के अकॉर्डिंग गॉड ने दुनिया को एक प्रिमिनल बीइंग पुरुषा के शरीर से बनाया है। पुरुषा की आंखों से सूरज, दिमाग से चांद, मुंह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र बने। इस कहानी को मान लिया जाए तो ब्राह्मण और शूद्राज के बीच का फर्क उतना ही नेचुरल और इटर्नल लगता है जितना सूरज और चांद का फर्क। इस तरह प्राचीन चीन में भी माना जाता है कि देवी नुवा ने एरिस्टोक्रेट्स को फाइन पीली मिट्टी से और कॉमनर को साधारण भूरे कीचड़ से बनाया है। लेकिन हमारी सोच समझ के अनुसार ये सारी हायरार्की इंसानी इमेजिनेशन की उपज है। ब्राह्मण्स और शूद्राज को गॉड ने अलग अलग बॉडी पार्ट से नहीं बनाया था, बल्कि यह फर्क लगभग 3000 साल पहले इंसानों ने अपने लॉ और नॉर्म से गढ़ा था। एरिस्टोटल के दावे के उलट स्लेव्स और फ्री लोगों के बीच बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं हैं। इंसानी सिस्टम ने कुछ लोगों को स्लेव्स और कुछ को मास्टर बना दिया। ब्लैक और व्हाइट के बीच स्किन कलर और हेयर टाइप जैसे फर्क जरूर है, लेकिन इंटेलिजेंस या मोरालिटी में किसी नेचुरल डिफरेंस का कोई प्रूफ नहीं है। हर सोसाइटी अपनी हायरार्की को नेचुरल और जस्ट बताती है, दूसरी सोसाइटीज की हायरार्की को गलत और बेकार मानती है। मॉडर्न वेस्टर्न लोग रेशियल हायरार्की पर हैरान होते हैं, जैसे ब्लैक्स को अलग इलाकों में रहना, अलग स्कूल में पढ़ना या अलग हॉस्पिटल में इलाज कराने के पुराने कानून। लेकिन रिच और पुअर के बीच हायरार्की उन्हें बिल्कुल नॉर्मल लगती है। अलग अलग नेबरहुड्स, अलग अलग स्कूल और अलग मेडिकल फैसिलिटीज को नेचुरल मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग रिच इसीलिए होते हैं क्योंकि वे रिच फैमिली में पैदा होते हैं और ज्यादातर पुअर लोग पुअर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पुअर फैमिली में जन्म लेते हैं। दुर्भाग्य से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी में इमेजिन्ड हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन हमेशा मौजूद रहे हैं। स्कॉलर्स को आज तक कोई ऐसी बड़ी सोसाइटी नहीं मिली जो बिना डिस्क्रिमिनेशन के चल सकी हो। बार बार इंसानों ने सोसाइटी के ऑर्डर में रखने के लिए इमेजिनरी कैटेगरीज बनाई, जैसे सुपीरियर और स्लेव, व्हाइट और ब्लैक, ब्राह्मण और शूद्रा या रिच और पुअर। इन्हीं कैटेगरीज ने लाखों लोगों के रिलेशंस को कंट्रोल किया, कुछ को लीगली और सोशली सुपीरियर बनाकर। हायरार्कीज का एक प्रैक्टिकल काम भी है। ये स्ट्रेंजर्स को यह समझने में हेल्प करती है कि उन्हें एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है बिना पर्सनल पहचान बनाए हुए। नेचुरल एबिलिटीज में फर्क जरूर होता है, लेकिन सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंस बनते हैं वे ज्यादातर इमेजिन हायरार्की के जरिए तय होते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि किसी भी टैलेंट को ग्रो करने के लिए नर्चरिंग और प्रैक्टिस चाहिए। अगर किसी को मौका ही न मिले तो उसका टैलेंट दबा ही रह जाता है, और यह मौका किसे मिलेगा यह अक्सर उसकी सोशल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे हैरी पॉटर में हैरी के पास जन्म से मैजिकल पावर थी, लेकिन मुगल्स के बीच पलने की वजह से उसे अपनी ताकत का ही नहीं पता था। होवार्ड पहुंचने के बाद वह धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज को समझ और डेवलप कर पाया। दूसरी बात यह है कि अलग अलग क्लासेस के लोग एक जैसी एबिलिटीज भी डेवलप कर लें तब भी उन्हें इक्वल सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि रूल सबके लिए एक जैसे नहीं होते। ब्रिटिश इंडिया में अगर एक अनटचेबल, एक ब्राह्मण, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट इंग्लिशमैन सब में बराबर बिजनेस सेंस होता, तब भी सबको बराबर चांस नहीं मिलता। लॉ और सोशल बैरियर्स ने गेम को पहले से ही अनइक्वल बना रखा था। हर सोसाइटी अपनी अलग हायरार्की बनाती है, कहीं कास्ट के आधार पर, कहीं रिलीजन के आधार पर और कहीं रेस के आधार पर।
ये हायरार्की अक्सर किसी हिस्टोरिकल एक्सीडेंट से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है, क्योंकि पावरफुल ग्रुप्स को उसमें फायदा जुड़ जाता है। जैसे हिंदू कास्ट सिस्टम शायद तब बना जब इंडो आर्यंस ने भारत में आकर लोकल पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया। उन्होंने खुद को प्रीस्ट और वॉरियर बनाया और लोकल को सर्वेंट और स्लेव की पोजीशन में डाल दिया। अपनी पावर बचाने के लिए उन्होंने कास्ट सिस्टम को स्ट्रिक्ट बनाया, जिसमें हर ग्रुप का काम, स्टेटस और बाउंड्रियाज पहले से तय कर दी गई थी। धीरे धीरे यह सोशल डिवीजन रिलीजन से जुड़ गई। प्योरिटी और इम्प्योरिटीज के आइडियाज बनाए गए ताकि कास्ट मिक्सिंग को गलत और डेंजरस दिखाया जा सके। लोगों को सिखाया गया कि दूसरी कास्ट के संपर्क से सिर्फ इंसान नहीं, पूरी सोसाइटी पोल्यूटेड हो सकती है। ऐसे आइडिया सिर्फ हिंदू सोसाइटी में नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर सोसाइटी में दिखते हैं। पोल्यूशन का डर इंसानों को बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है, लेकिन रूलिंग क्लासेस ने इसे अपने फायदे के लिए यूज किया। समय के साथ 4 कास्ट हजारों सब कास्ट यानी जाति में बदल गई, लेकिन सिस्टम का बेस वही रहा। इंसान जन्म से ही एक रैंक में बंधा होता है। उसका प्रोफेशन, खाना, शादी और रहने की जगह तक कास्ट से तय होती। जो ग्रुप कास्ट सिस्टम में फिट नहीं हो पाए वो अनटचेबल बन गए। उन्हें सोसाइटी से बाहर रखा गया और सबसे गंदे और अपमानजनक काम दिए गए। आज भी मॉडर्न इंडिया में लॉ बदलने और इक्वालिटी सिखाने की कोशिश के बावजूद कास्ट सिस्टम का असर शादी, जॉब और सोशल रिलेशन में साफ दिखता है। यह दिखाता है कि इमेजिन हायरार्की कितनी गहरी तक सोसाइटी में बैठ जाती है, उन्हें बदलना कितना मुश्किल होता है। अमेरिका में रेशियल हायरार्की भी उसी विशियस साइकिल से बनी और मजबूत होती गई। 16वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोपियंस ने लाखों अफ्रीकन और अमेरिकन लाकर माइंस और प्लांटेशन में काम करवाया। इसका एक बड़ा कारण इकोनॉमिक्स था। अफ्रीका पास था, वहां पहले स्लेव ट्रेड मौजूद था और अफ्रीकन को मलेरिया, येलो फीवर जैसी बीमारियों के खिलाफ कुछ हद तक इम्यूनिटी थी, जबकि यूरोपियन इन बीमारियों से बड़ी नंबर्स में मर रहे थे। इसलिए प्लांटेशन ओनर के लिए अफ्रीकन स्लेव्स ज्यादा यूजफुल और सेफ इन्वेस्टमेंट माने गए। पैराडॉक्स यह था कि जिन अफ्रीकन के पास जेनेटिक एडवांटेज थी वही सोशल हायरार्की में सबसे नीचे रख दिए गए। धीरे धीरे अमेरिकन सोसाइटी एक रूलिंग क्लास ऑफ वाइट यूरोपियन और एक ओप्रेस्ड क्लास ऑफ ब्लैक अफ्रीकन में बट गई। लेकिन लोग यह नहीं कहना चाहते थे कि यह सब सिर्फ इकोनॉमिक कन्वीनियंस की वजह से है। इसीलिए रिलीजन और साइंस का सहारा लिया गया। कुछ थियोलॉजियन ने कहा कि अफ्रीकन नूहा के बेटे हम के वंशज है, जिन्हें गुलाम बनाने का शाप मिला था। कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर ने दावा किया कि ब्लैक कम इंटेलिजेंट है, मोरली वीक है, गंदे रहते हैं और डिसीज फैलाते हैं, यानी वे पोल्यूशन का सोर्स हैं। ये आइडियाज कल्चर में इतनी गहराई से बैठ गए कि स्लेवरी खत्म होने के बाद भी रेसिज्म खत्म नहीं हुआ। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन और फिर अमेरिका में स्लेवरी लीगली खत्म हुई, लेकिन रेशियल सेपरेशन लॉ और सोशल कस्टम बने रहे। इससे एक विशियस सर्कल पैदा हुआ। 1865 के बाद अमेरिका में ब्लैक लीगली फ्री तो हो गए, लेकिन 200 साल की स्लेवरी ने उन्हें गरीब और अनएजुकेटेड बना दिया। एक ब्लैक बच्चा स्कूल और जॉब में व्हाइट बच्चे से बहुत पीछे शुरू करता था। ऊपर से समाज यह मानता था कि ब्लैक इनहर्टली लेजी, वोलेंट और अनइंटेलिजेंट है। अगर कोई ब्लैक व्यक्ति अच्छी एजुकेशन लेकर रिस्पेक्टेबल जॉब के लिए अप्लाई करता तो उसे व्हाइट कैंडिडेट से कम चांस मिलता, क्योंकि प्रेजुडिस पहले से ही मौजूद था। समय के साथ यह प्रेजुडिस और मजबूत हो गया। व्हाइट कहते थे देखो ब्लैक फ्री हुए, जनरेशन हो गई, फिर भी प्रोफेसर, डॉक्टर या बैंक टेलर में ब्लैक क्यों नहीं दिखते। उन्हें यह प्रूफ लगता था कि ब्लैक इंफीरियर है, जबकि असल में डिस्क्रिमिनेशन ही उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता था। इस सोच को लीगल रूप से जिम क्रो लॉ में बदला गया। ब्लैक को वोट करने, व्हाइट स्कूल में पढ़ने, व्हाइट होटल, रेस्टोरेंट या शॉप में जाने से रोका गया कि ब्लैक डर्टी और डेंजरस है। इसीलिए व्हाइट को उनसे बचाना जरूरी है। साइंटिस्ट स्टडी भी बनाई गई जो यह प्रूव करती थी कि ब्लैक ज्यादा बीमार, ज्यादा क्रिमिनल और कम एजुकेटेड है, जबकि ये सारी कंडीशन डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट थी। 20वीं सेंचुरी के बीच तक सेग्रीगेशन और भी ब्रूटल हो गई। 1958 में जब क्लैरन किंग नाम के एक ब्लैक स्टूडेंट को मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गया तो उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया।
जज ने कहा कि कोई ब्लैक आदमी अगर यह सोचता है कि वह यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है तो वह जरूर पागल होगा। यह पूरा चैप्टर दिखाता है कि इमेजिन आइडियाज ऑफ प्योरिटी और सुपेरिटी लॉ और साइंस के नाम पर एक विशियस साइकिल बनाती है। पहले डिस्क्रिमिनेशन होता है और फिर उसी डिस्क्रिमिनेशन के रिजल्ट को प्रूफ बनाकर डिस्क्रिमिनेशन को सही ठहराया जाता है और सिस्टम और भी ज्यादा क्रूअल हो जाता है। चैप्टर 9 द एरा ऑफ हिस्ट्री। फार्मिंग रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन सोसाइटी धीरे धीरे बड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई। इसके साथ साथ जो लोग इमेजिन आइडियाज और मिथ समाज को संभालते थे वे और भी एलोबरेट होते गए। बचपन से ही लोगों को कुछ खास तरह से सोचने, कुछ नियम मानने और कुछ चीजों की इच्छा करने की आदत डाली गई। यही हैबिट्स बाद में आर्टिफिशियल इंस्टिंक्ट बन गई, जिसकी वजह से लाखों अजनबी लोग आपस में मिलकर काम कर पाए। इस पूरे नेटवर्क को हम कल्चर कहते हैं। 20वीं सदी के पहले हिस्से तक स्कॉलर्स मानते थे कि हर कल्चर अपने आप में कंप्लीट और स्टेबल होता है, जैसे उसका एक फिक्स्ड नेचर हो जो कभी बदलता ही नहीं। सेमियोन कल्चर या ताजवीनिया कल्चर जैसे शब्द ऐसे बोले जाते थे मानो वहां के लोग हमेशा से एक ही तरह सोचते थे और जीते आए हों। लेकिन आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि सच्चाई इसके उलट है। हर कल्चर में बदलाव होता रहता है, कभी एनवायरनमेंट के कारण, कभी पास के समाजों से इंटरेक्शन के कारण और कभी अपने अंदर मौजूद कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से। असल में कोई भी मैन मेड सिस्टम पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं होता। हर कल्चर के अंदर कुछ न कुछ टकराव छिपे होते हैं। समाज लगातार इन्हें सुलझाने की कोशिश करता है और यही कोशिश बदलाव को जन्म देती है। फिजिक्स के लॉ जैसे सिंपल नहीं होते कल्चर्स जिनमें कोई कंट्राडिक्शन न हो। कल्चर हमेशा अपने ही भीतर उलझनों से जूझता रहता है। मध्यकालीन यूरोप इसका अच्छा एग्जाम्पल है। वहां के नोबल लोग क्रिश्चियनिटी में भी विश्वास रखते थे और चाइवैल्री में भी। सुबह चर्च में उन्हें सिखाया जाता कि विनम्र रहो, लालच और हिंसा से दूर रहो और जरूरत पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन शाम को वही लोग महलों में दावतों में जाते थे, युद्ध की कहानियां सुनाई जाती थी, शौर्य और सम्मान की बातें होती थी और कहा जाता था कि अपमान का जवाब केवल खून से दिया जाना चाहिए। यह एक साफ कॉन्ट्राडिक्शन था जिसे कभी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन इसी टकराव से कल्चर आगे बढ़ा। क्रूसेड इसी का नतीजा था, जहां नाइट एक साथ धार्मिक भी बन सकता था और योद्धा भी। टेम्पलर जैसे मिलिट्री ऑर्डर भी इसी कोशिश से बने। क्रिश्चियनिटी और चाइवल्री को एक साथ जोड़ा गया। किंग आर्थर और होली ग्रेल जैसी कहानियां भी इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश थी कि क्या एक अच्छा नाइट एक अच्छा क्रिश्चियन हो सकता है। आधुनिक राजनीति में भी ऐसा ही कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम दोनों को ही फंडामेंटल वैल्यू माना गया, लेकिन दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। इक्वालिटी लाने के लिए अमीर और ताकतवर लोगों की फ्रीडम को सीमित करना पड़ता है और अगर हर व्यक्ति को पूरी आजादी दे दी जाए तो इक्वालिटी कमजोर हो जाती है। 1789 के बाद भी पॉलिटिकल हिस्ट्री को इसी टेंशन को संभालने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। 19वीं सेंचुरी की लिबरल सोसाइटी में इंडिविजुअल फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। डाइकिंस के उपन्यास बताते हैं कि इसका नतीजा यह हुआ कि गरीबों और अनाथ बच्चों के साथ बेरहमी बरती गई। दूसरी तरफ कम्युनिज्म ने इक्वालिटी को सबसे ऊपर रखा, जैसे सोल्जेनिटिस के उपन्यास दिखाते हैं, लेकिन इसका परिणाम ब्रूटल कंट्रोल और डिक्टेटरशिप के रूप में निकला, जहां इंसान की डेली लाइफ तक पर निगरानी रखी जाती थी। यानी हिस्ट्री हमें यह दिखाती है कि कल्चर एक सीधी रेखा में नहीं चलता, वह कॉन्ट्राडिक्शन से भरा होता है और उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन से बदलाव पैदा होते हैं। यह बदलाव हिस्ट्री की एरो है जो हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आज की अमेरिकन पॉलिटिक्स भी उसी कॉन्ट्राडिक्शन के अराउंड घूमती है जो लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि सोसाइटी ज्यादा इक्वल हो, भले ही इसके लिए टैक्स बढ़ाना पड़े और गरीबों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की हेल्प के प्रोग्राम चलाने पड़े, लेकिन इससे इंडिविजुअल फ्रीडम कम होती है क्योंकि लोगों को अपनी कमाई अपनी मर्जी से खर्च करने की आजादी नहीं रहती। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स इंडिविजुअल फ्रीडम को सबसे ऊपर रखते हैं, चाहे इसका मतलब यह हो कि अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ जाए और बहुत से लोग बेसिक हेल्थ केयर भी अफोर्ड न कर पाए। जैसे मेडिवल कल्चर क्रिश्चियनिटी और चाइवल्री को पूरी तरह रिकॉन्साइल नहीं कर पाई, वैसे ही मॉडर्न वर्ल्ड लिबर्टी और इक्वालिटी को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर पाया। लेकिन इसे फेलियर नहीं समझना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही हर कल्चर की जान होती है।
यही टेंशन क्रिएटिविटी और चेंज को जन्म देती है। जैसे म्यूजिक में दो टकराते हुए नोट्स मेलोडी को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे आइडियाज और वैल्यूज के टकराव हमें सोचने, सवाल उठाने और नए रास्ते खोजने पर मजबूर करते हैं। पूरी तरह कंसिस्टेंट दिमाग अक्सर सुस्त हो जाता है। हर इंसान जो किसी कल्चर का हिस्सा है, उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ और वैल्यूज होते हैं। इसी को कोग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इसे अक्सर वीकनेस माना जाता है, लेकिन असल में यही ह्यूमन कल्चर की ताकत है। अगर इंसान कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को एक साथ न रख पाता तो शायद कोई भी कल्चर बन ही नहीं पाता और टिक भी नहीं पाता। किसी कल्चर को समझने के लिए उसके परफेक्ट रूल्स देखने से ज्यादा देखना यह जरूरी है कि वह किन कॉन्ट्राडिक्शन के साथ जी रहा है। अब सवाल उठता है कि कल्चर बदलता तो है, लेकिन क्या हिस्ट्री की कोई डायरेक्शन भी है? जवाब है हाँ। लंबे समय में छोटे और सिंपल कल्चर मिलकर बड़े और कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन बनाते चले जाते हैं। दुनिया में धीरे धीरे मेगा कल्चर की संख्या कम होती जाती है, लेकिन उनका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। हाँ, बीच बीच में टूटन भी होती है, जैसे मंगोल अंपायर का बिखरना या क्रिश्चियनिटी का कई सेक्ट्स में बंटना, लेकिन ये टेम्परोरी है और ऑल ट्रेंड यूनिटी की तरफ ही जाता है। अगर हम सिर्फ कुछ दशकों या सदियों में देखें तो हिस्ट्री कभी यूनिटी की ओर जाती दिखती है, कभी डाइवर्सिटी की ओर। लेकिन अगर हम हजारों साल के स्केल पर देखें, जैसे कोई कॉस्मिक स्पाई सैटेलाइट देख रहा हो, तो साफ दिखता है हिस्ट्री लगातार यूनिटी की ओर बढ़ रही है। बड़े एम्पायर का टूटना बस रोड के स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि देखना कि किसी समय धरती पर कितनी अलग अलग ह्यूमन वर्ल्ड मौजूद थे। आज हमें पूरी दुनिया एक ही सिस्टम का हिस्सा लगती है, लेकिन ज्यादातर हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। तब धरती कई अलग अलग और एक दूसरे से कटे हुए वर्ल्ड से भरी हुई थी। तास्मेनिया इसका क्लियर एग्जाम्पल है। आइस एज के बाद करीब 10,000 बीसी तक वो ऑस्ट्रेलिया से कट गया था। वहां रहने वाले हंटर गैदर का बाकी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। लगभग 12,000 साल बाद तक उन्हें पता नहीं था कि दुनिया में और भी इंसान है। दुनिया को पता नहीं था कि तास्मेनिया नाम की कोई जगह भी है। वे अपने वॉर, पॉलिटिक्स और कल्चर के साथ एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। चाइना या मेसोपोटामिया के रूलर तास्मेनिया उतनी ही दूर और इमेजिनरी लगते थे जितना जुपिटर का कोई मून हो। ऐसा ही अमेरिका और यूरोप के साथ भी था। वे लंबे समय तक अलग अलग वर्ल्ड में रहे। AD 378 में रोम का एम्परर गोथ से हार गया। उसी साल अमेरिका में टिकल का राजा तेथुशन से हार गया। इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। रोम और तेथुशन एक दूसरे के लिए उतने ही अजनबी थे जैसे दो अलग अलग प्लैनेट्स। यानी हिस्ट्री की बड़ी तस्वीर में हम देखते हैं कि इंसानी दुनिया धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे वर्ल्ड से निकलकर एक कनेक्टिंग वर्ल्ड की तरफ जा रही है। अगर हम पूछें कि धरती पर एक समय में कितने अलग अलग ह्यूमन वर्ल्ड मौजूद थे, तो जवाब समय के साथ बहुत बदलता है। लगभग 10,000 BC में ऐसे हजारों छोटे वर्ल्ड थे। 2000 BC तक इनकी संख्या घटकर सैकड़ों या कुछ हजार रह गई। AD 1450 तक आते आते यह नंबर्स और कम हो गए। तब भी कुछ छोटे और अलग अलग वर्ल्ड मौजूद थे, जैसे तास्मेनिया, लेकिन करीब 90% इंसान एक बड़े मेगा वर्ल्ड में रह रहे थे, जैसे अफ्रो एशिया का वर्ल्ड कहा जा सकता है। इसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका का बड़ा हिस्सा शामिल था। बाकी बचे लगभग 10% लोग 4 बड़े वर्ल्ड में बटे हुए थे। एक था मेसो अमेरिकन वर्ल्ड, जो सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैला था। दूसरा एंडीनियन वर्ल्ड था, जो साउथ अमेरिका के पश्चिम हिस्सों में था। तीसरा ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड था, जिसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया शामिल था। चौथा ओशियनिक वर्ल्ड था, जो पैसिफिक ओशन के कई द्वीपों में फैला था, हवाई से लेकर न्यूजीलैंड तक। अगले 300 सालों में एफ्रो एशियन मेगा वर्ल्ड ने इन सभी वर्ल्ड को अपने अंदर समेट लिया। 1521 में स्पेनिश लोगों ने एज़टेक अंपायर को हराकर मेसो अमेरिकन वर्ल्ड को खत्म ही कर दिया। उस दौर में मैगेलियन की समुद्री यात्राओं से ओशियनिक वर्ल्ड भी इस ग्लोबल सिस्टम से जुड़ने लगा। 1532 में इंका अंपायर के पतन के साथ इंडियन वर्ल्ड भी समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया में 1606 में पहला यूरोपियन पहुंचा। 1788 में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई और वहां का अलग वर्ल्ड भी खत्म हो गया। 1803 में तास्मेनिया में ब्रिटिश सेटलमेंट बनी और आखिरी ऑटोनोमस ह्यूमन वर्ल्ड भी एफ्रो एशियन सिस्टम में शामिल हो गया। आज हालात यह है कि लगभग पूरी ह्यूमैनिटी एक ही ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। पूरी दुनिया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स में बटी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हर जगह असर डालती है।
ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल लॉ हर जगह माना जाता है और साइंस भी एक जैसी ही है। ईरान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना के साइंटिस्ट एटम के स्ट्रक्चर या ट्यूबरक्लोसिस के इलाज पर एक जैसी बातें मानते हैं। हालांकि यह ग्लोबल कल्चर एक जैसा नहीं है। जैसे एक शरीर में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, वैसे ही इस ग्लोबल कल्चर में न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर से लेकर अफगानिस्तान के शेपर्ड्स तक शामिल है। सबके लाइफस्टाइल अलग है, फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वे भी एक ही लैंग्वेज में होते हैं, नेशन स्टेट, कैपिटलिज्म, इंटरनेशनल लॉ और न्यूक्लियर फिजिक्स की लैंग्वेज में। हम अक्सर ऑथेंटिक कल्चर की बात करते हैं, लेकिन अगर ऑथेंटिक का मतलब यह है कि कोई कल्चर पूरी तरह अलग थलग और बाहरी प्रभावों से मुक्त हो, तो आज धरती पर ऐसा कोई कल्चर नहीं बचा है। पिछले कुछ 100 सालों में ग्लोबल इन्फ्लुएंस ने हर कल्चर को बदल दिया है। इसका एक मजेदार एग्जाम्पल है एथनिक क्यूजीन्स है। इटालियन फूड में टमाटो सॉस, इंडियन फूड में चिली, स्विस कैफे में चॉकलेट, पोलिश और आयरिश खाने में पोटैटो। ये सब हमें ट्रेडिशन लगते हैं, लेकिन टमाटो, चिली, कोकोआ असल में मैक्सिको से आए। ये यूरोप और एशिया में स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के बाद पहुंचे। जूलियस सीजर और डेंटे ने कभी टमाटो पास्ता नहीं खाया, बुद्धा ने चिली वाला खाना नहीं खाया। पोटैटो भी पोलैंड और आयरलैंड में सिर्फ 400 साल पहले पहुंचा और 1492 में अर्जेंटीना में बीफ नहीं बल्कि इलेमा का मीट मिलता था। इस तरह हॉलीवुड फिल्मों में जो प्लेन्स इंडियन को घुड़सवार योद्धा दिखाया जाता है, वह कोई एंशिएंट कल्चर नहीं था। अमेरिका में 1492 से पहले घोड़े थे ही नहीं। यह कल्चर यूरोपियन हॉर्सेस के आने के बाद 17वीं और 18वीं सदी में बना। यानी सियोक्स और अपाके की वॉरियर कल्चर भी ग्लोबल बदलाव की देन थी, न कि किसी युद्ध और प्राचीन कल्चर की। इस तरह हम देखते हैं कि आज की दुनिया एक ही इंटरकनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड है। अलग अलग कल्चर अब आइसोलेटेड नहीं है, यह सब किसी न किसी तरह एक बड़ी ह्यूमन स्टोरी का हिस्सा बन चुके हैं। प्रैक्टिकल नजर से देखें तो ग्लोबल यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा स्टेज पिछले कुछ 100 सालों में आया, जब अंपायर फैले और ट्रेड बहुत तेज हो गया। अफ्रो एशिया, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और ओशिनिया के लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगे। इसी वजह से मैक्सिकन चिली भारत के खाने का हिस्सा बन गई। स्पेनिश गायें अर्जेंटीना के मैदानों में चरने लगी। लेकिन आइडियोलॉजी के लेवल पर एक और भी बड़ा बदलाव पहले मिलेनियम बीसी में हुआ, जब लोगों के मन में यूनिवर्सल ऑर्डर का आइडिया पैदा हुआ। उससे पहले हिस्ट्री धीरे धीरे यूनिटी की तरफ बढ़ रही थी, पर पूरी दुनिया को एक ही सिस्टम से चलने वाला मानने का सोच लोगों के लिए बिल्कुल नया था। होमो सैपियंस की सोच शुरू से हम और वे में बटी रही। हम मतलब अपना ग्रुप और वे मतलब बाकी सब। जैसे कोई चिंपैंजीज पूरी स्पीसीज के बारे में नहीं सोचता, वैसे ही इंसान भी शुरू में सिर्फ अपने छोटे ग्रुप तक सीमित था। कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन के बाद इंसान स्ट्रेंजर से कोऑपरेट करने लगा और उन्हें भाई या दोस्त मानने लगा। लेकिन यह भावना पूरी ह्यूमैनिटी तक नहीं पहुंची। जैसे जब 3000 बीसी में इजिप्ट एकजुट हुआ, तो इजिप्शियन के लिए उनकी सीमा के बाहर रहने वाले लोग बारबेरियंस थे, जो अलग, खतरनाक और सिर्फ रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट थे। ज्यादातर इमेजिन ऑर्डर में ह्यूमैनिटी का एक बड़ा हिस्सा बाहर ही रहा है। पहली बार फर्स्ट मिलेनियम बीसी में ऐसे ऑर्डर सामने आए जो पूरे वर्ल्ड और पूरी ह्यूमैनिटी को एक यूनिट की तरह सोच सकते थे। ये 3 यूनिवर्सल ऑर्डर थे। पहला इकोनॉमिक ऑर्डर यानी मनी सिस्टम, दूसरा पॉलिटिकल ऑर्डर यानी अंपायर का आइडिया, तीसरा रिलीजियस ऑर्डर यानी बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे यूनिवर्सल रिलीजन। इन तीनों में एक कॉमन बात थी कि इनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया को एक ही नियम से चलने वाला मान सकते थे, जहां हर इंसान हम में शामिल हो सकता था। मर्चेंट्स, कनकरर और प्रॉफिट ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने अस वर्सेस देम की सोच से ऊपर उठकर पूरी ह्यूमैनिटी की यूनिटी की कल्पना की। मर्चेंट्स के लिए पूरी दुनिया एक मार्केट थी और हर इंसान पोटेंशियल कस्टमर। कनकरर के लिए पूरी दुनिया एक अंपायर थी, हर इंसान पोटेंशियल सब्जेक्ट। प्रॉफिट के लिए पूरी दुनिया में एक ही सच था और हर इंसान पोटेंशियल बिलीवर। तीनों ने ऐसा ऑर्डर बनाने की कोशिश की जो हर जगह किसी पर लागू हो सके। पिछले 3000 सालों में इंसानों ने ग्लोबल विजन को सच करने की लगातार कोशिश की है। मनी, अंपायर और यूनिवर्सल रिलीजन्स ने मिलकर आज की जुड़ी हुई दुनिया की नींव रखी है। इसमें सबसे अजीब लेकिन सबसे ताकतवर कॉन्करर है पैसा। पैसा ऐसा कॉन्करर है जो टॉलरेंस और एडेप्टेबिलिटी में सबसे आगे है।
जो लोग एक ही भगवान को नहीं मानते और एक ही राजा को नहीं मानते, वे भी एक ही मनी का इस्तेमाल खुशी खुशी कर लेते हैं। ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन कल्चर और पॉलिटिक्स से नफरत थी, फिर भी उसे अमेरिकन डॉलर पसंद थे। यही सवाल सबसे इंटरेस्टिंग है कि पैसा वहां कैसे सफल हो गया जहां भगवान और राजा भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। चैप्टर 10 द सेंट ऑफ मनी। 1519 में जब हर्नान कोर्टेस और उनके साथी मेक्सिको पहुंचे तो एज़टेक्स ने एक अजीब बात जल्द ही नोटिस की। इन विदेशियों को एक पीली धातु से असाधारण लगाव था और वे लगातार उसी के बारे में बात करते रहते थे। एज़टेक्स सोने से अनजान नहीं थे। उन्हें पता था कि यह सुंदर होता है और इससे ज्वेलरी और मूर्तियां बनाई जा सकती है। कभी कभी वे गोल्ड डस्ट को एक्सचेंज करने के लिए भी यूज करते थे, लेकिन रोजमर्रा की खरीद फरोख्त में वे ज्यादातर कोकोस, बीन्स या कपड़े के टुकड़ों या कपड़े के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए स्पेनियार्ड का सोने के लिए जुनून उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता था। सोना न खाया जा सकता था, न पिया जा सकता था, न कपड़ा बुनता था। यह इतना नरम था कि इससे हथियार या टूल्स भी नहीं बनते थे। तो फिर इस धातु में ऐसा क्या खास था? जब एज़टेक्स ने कोर्टेस से पूछा तो उसने कहा, मुझे और मेरे साथियों की दिल की एक बीमारी है और उसका इलाज सिर्फ सोने से हो सकता है। यह जवाब मजाक जैसा लगता है, लेकिन एफ्रो एशियन दुनिया में जहां स्पेनियर्ड्स आए थे, सोने की दीवानगी सच में एक बीमारी की तरह फैल चुकी थी। 300 साल पहले कोर्टेस के पूर्वजों ने आइबेरिया और नॉर्थ अफ्रीका में मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक युद्ध लड़े थे। क्राइस्ट के फॉलोअर्स और अल्लाह के फॉलोअर्स ने एक दूसरे को मार डाला था, शहर तबाह किए और खेत उजाड़ दिए, सब अपने अपने भगवान की महिमा के लिए। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियंस जीतने लगे, एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। उन्होंने मस्जिद तोड़ी, चर्च बनाए और सोने चांदी के सिक्के जारी किए जिन पर क्रॉस बना था। इन सिक्कों पर लिखा होता था कि यह भगवान की जीत है। साथ ही उन्होंने एक और तरह के सिक्के भी बनाए जिन्हें मिलेर्स कहा जाता था। इन पर अरेबिक में लिखा होता, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके पैगाम्बर है। यह वही वाक्य था जो मुस्लिम सिक्कों पर लिखा होता था। हैरानी की बात यह है कि कैथोलिक बिशप्स ने भी ऐसे सिक्के डलवाए और ईसाई लोग उन्हें खुशी खुशी यूज करते थे। उधर मुसलमान भी पीछे नहीं थे। नॉर्थ अफ्रीका के मुसलमान व्यापारी क्रिश्चियन के सिक्कों से व्यापार करते, जैसे फ्लोरेंटाइन फ्लोरिन, वेनेटियन डुकोट और नेपोलियन गिगाल्टो। यहाँ तक कि जो मुस्लिम शासक ईसाइयों के खिलाफ जिहाद की बात करते थे, वे भी ऐसे सिक्कों में टैक्स लेना पसंद करते थे जिन पर क्राइस्ट और वर्जिन मैरी के नाम लिखे होते थे। इससे साफ दिखता है कि धर्म चाहे अलग अलग थे, लेकिन सोने और पैसे की खुशबू सबको एक जैसी लगती थी। हंटर गैदर के समय मनी नाम की कोई चीज नहीं थी। हर बैंड अपना ज्यादातर सामान खुद बनाता था, चाहे वह फूड हो, मेडिसिन हो, कपड़े हो या टूल्स। बैंड के लोग अलग अलग काम में स्किल्ड हो सकते थे, लेकिन सब एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विस शेयर करते थे। यह एक तरह का फेवर और ऑब्लिगेशन सिस्टम था, जहां आज दी गई मदद कल किसी और मदद की उम्मीद बन जाती थी। अगर किसी ने फ्री में मीट दिया तो यह माना जाता था कि जरूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प या कोई और सहायता मिलेगी। बैंड लगभग पूरी तरह इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होता था। सिर्फ कुछ रेयर चीजें जैसे शी सेल्स, पिगमेंट्स या ओबिसिडियन बाहर से लेनी पड़ती थी और वह सिंपल बार्टर से हो जाता था, जैसे हम तुम्हें शी सेल्स देंगे, तुम हमें अच्छा फ्लिंट दे देना। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदला। लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे और हर गांव का एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट था। यहाँ भी फेवर्स, ऑब्लिगेशंस और थोड़ा बहुत बार्टर चलता था। कोई जूते बनाने में अच्छा होता, कोई इलाज करने में, तो गांव वाले जानते थे कि किसके पास जाना है। लेकिन गांव छोटे थे, इसीलिए फुल टाइम डॉक्टर या शू मेकर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब सिटीज और किंगडम बने और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ, तब स्पेशलाइजेशन बढ़ी। अब शहरों में फुल टाइम शू मेकर, डॉक्टर, कारपेंटर, प्रीस्ट, सोल्जर और लॉयर रहने लगे। कुछ गांव वाइन, ऑलिव ऑयल या पोइट्री में फेमस हो गए और उन्होंने लगभग वही बनाना शुरू कर दिया। यह प्रैक्टिकल भी था, क्योंकि हर जगह की मिट्टी और क्लाइमेट अलग होती थी। जो जहां ग्रेप्स अच्छे होते, वहीं से वाइन लेना ज्यादा समझदारी थी। स्पेशलाइजेशन ने क्वालिटी और एफिशिएंसी तो बढ़ाई, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई। इतने सारे स्पेशलिस्ट के बीच एक्सचेंज कैसे किया जाए?
फेवर और ऑब्लिगेशन का सिस्टम स्ट्रेंजर के साथ काम नहीं करता था। अपने नेबर की मदद करना आसान है, लेकिन किसी फॉरेनर की मदद करना रिस्की है जो शायद कभी लौटकर वापस फेवर न करे। बार्टर एक ऑप्शन था, लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के लिए बहुत लिमिटेड था। बार्टर की डिफिकल्टी को समझने के लिए एप्पल ऑर्चर्ड और शू मेकर का एग्जाम्पल सही है। अगर तुम एप्पल्स के बदले शूज लेना चाहते हो तो शू मेकर को तय करना होगा कि कितने एप्पल्स की सही कीमत है। लेकिन एप्पल्स की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, शू का साइज अलग हो सकता है और मार्केट की कंडीशन हर हफ्ते बदल सकती है। अगर मार्केट में 100 तरह के सामान हो तो 4950 अलग अलग एक्सचेंज रेट्स याद रखने पड़ते हैं, और अगर 1000 तरह के सामान हो तो लगभग 5 लाख रेट समझने होंगे। यह प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल था। इसके अलावा बार्टर तभी काम करता है जब दोनों को एक दूसरे की चीज चाहिए हो। अगर शू मेकर को एप्पल चाहिए ही नहीं, उसे लॉयर चाहिए, तो डील रुक जाती थी। फिर थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन जोड़ना पड़ता है और सिस्टम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ सोसाइटीज ने सेंट्रल बार्टर सिस्टम बनाने की कोशिश की। सोवियत यूनियन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जहां थ्योरी थी कि हर कोई अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा और जरूरत के अकॉर्डिंग पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में यह फेल हो गया। लोग कम से कम काम करने लगे और ज्यादा से ज्यादा लेने लगे। इनका अंपायर जैसे कुछ केसेस में थोड़ा सफल हुआ, लेकिन ज्यादातर सोसाइटीज ने एक आसान और पावरफुल सॉल्यूशन चुना। उन्होंने मनी को इन्वेंट किया, जिससे स्पेशलिस्ट को जोड़ना और एक्सचेंज को सिंपल बनाना पॉसिबल कर दिया। मनी कई जगहों पर कई बार इन्वेंट हुई और इसके लिए बड़ी कई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। यह असल में एक मेंटल रेवोल्यूशन था, जहां लोगों ने अपनी शेयर्ड इमेजिनेशन में एक नई रियलिटी बनाई। मनी कोई सिक्का या नोट नहीं होता, बल्कि वह कोई भी चीज हो सकती है जिसे लोग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने और एक्सचेंज के लिए मान ले। मनी का असली काम यह है कि वह अलग अलग चीजों की वैल्यू को आसानी से कंपेयर करने, एक्सचेंज करने और वेल्थ को स्टेयर करने में हेल्प करे। कॉइन सबसे फेमिलियर फॉर्म है, लेकिन मनी कॉइन से बहुत पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अलग अलग सोसाइटीज में शेल्स, कैटल, सोल्ट, ग्रेन, ब्रीड, क्लॉथ, नोट्स तक मनी के रूप में यूज होते थे। काउरी शेल्स करीब 4000 साल तक अफ्रीका, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और ओशानिया में मनी की तरह चले। ब्रिटिश युगांडा में तो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में भी टैक्स काउरी शेल से दिए जाते थे। मॉडर्न प्रिजन्स और पीडब्ल्यू कैंप में सिगरेट अक्सर मनी बन जाती है। यहाँ तक कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वे भी सिगरेट को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते थे। ऑस्ट्रिच कैंप में हर चीज की कीमत सिगरेट से तय होती थी, जैसे ब्रेड, मार्गरीन, वॉचेस और अल्कोहल तक की वैल्यू सिगरेट करेंसी में कैलकुलेट होती थी। आज भी क्वाइंस और बैंक नोट असल मनी का छोटा हिस्सा है। दुनिया के ज्यादातर पैसे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव करके होते हैं। आज कोई घर खरीदने जाए तो सूटकेस से भरकर पैसा नहीं देता, ऐसा सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं। मनी इकोनॉमी में शू मेकर को बस शू की प्राइस जाननी होती थी। उसे यह जानना नहीं पड़ता था कि शूज कितने एप्पल्स या गोट के बराबर है। मनी की सबसे बड़ी ताकत यही है, हर कोई उसे चाहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मनी से वह बाद में कुछ भी खरीद सकता है। इस तरह मनी एक यूनिवर्सल मीडियम बन जाता है, जो लगभग हर चीज को किसी और चीज में बदल सकता है। सोल्जर अपनी स्ट्रेंथ को एजुकेशन में बदल सकता है, लैंड लॉयल्टी में बदल सकता है और फ्री जस्टिस या लीगल हेल्प में भी बदला जा सकता है। यहाँ तक कि हिस्ट्री में सेक्स को भी सेलिब्रेशन में बदला गया, जब प्रोस्टिट्यूट ने पैसे से चर्च इंटेलिजेंस खरीदी। मनी वेल्थ को स्टोर करना भी आसान बना देता है। टाइम या ब्यूटी स्टोर नहीं हो सकती, स्ट्रॉबेरी जल्दी खराब हो जाती हैं। ग्रेन स्टोर करने के लिए बड़े स्टोर हाउस और प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन मनी चाहे शेल हो, पेपर हो या डिजिटल फॉर्म, सड़ती नहीं, चूहे भी नहीं खाते और छोटी जगह में सेफली से रखी जा सकती है। वेल्थ को ट्रांसपोर्ट करना भी मनी से आसान हो गया। हाउस या लैंड को ले जाना इम्पॉसिबल है और ग्रेन को ले जाना हैवी और कॉस्टली है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचकर मनी में बदला जा सकता है, तो वही वेल्थ आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसी वजह से मनी ने कॉम्प्लेक्स मार्केट और लार्ज कमर्शियल नेटवर्क को पॉसिबल बनाया। मनी के बिना ट्रेड छोटे, लिमिटेड और स्लो रहते। मनी ने एक्सचेंज को फास्ट, फ्लेक्सिबल और ग्लोबल बना दिया। यही वजह है कि मॉडर्न इकोनॉमी की फाउंडेशन मनी पर टिकी हुई है। काउरी शेल्स और डॉलर की वैल्यू हमारी कॉमन इमेजिनेशन में होती है। शेल्स या पेपर की केमिकल स्ट्रक्चर, रंग या शेप में कोई खास पावर नहीं होती। मनी कोई मैटीरियल रियलिटी नहीं,
बल्कि एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। यह मैटर को माइंड में बदल देता है और वहीं से उसकी ताकत आती है। लोग मेहनत करते हैं, जॉब्स करते हैं, राइस फील्ड बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि सामने वाला भी मनी को वैल्यू देगा। मनी असल में म्यूचुअल ट्रस्ट का सिस्टम है। यह अब तक का बना सबसे यूनिवर्सल और सबसे एफिशिएंट ट्रस्ट सिस्टम है। जब एक फार्मर अपनी जमीन कौरी शेल्फ में बेचकर दूसरे इलाके में जाता है तो वह इस भरोसे पर जाता है कि वहां के लोग उसे राइस, हाउस और लैंड देंगे। यह भरोसा किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी से जुड़ा होता है। हम मनी पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं। बाकी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि राजा, गवर्नमेंट और रिलीजन करते हैं। डॉलर नोट पर लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, इसी बात का सिंबल है। हम डॉलर लेते हैं क्योंकि हमें सिस्टम पर भरोसा है और सिस्टम रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी से जुड़ा है। इसी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सिस्टम से जुड़े रहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आते ही मार्केट हिलने लगती है। स्टॉक मार्केट कई बार सिर्फ लोगों के मूड से ऊपर नीचे हो जाता है। शुरुआत में लोगों को मनी पर इतना भरोसा नहीं था, इसीलिए पहले मनी वही बनी जिनकी इंस्टिंक्ट वैल्यू थी। सबसे पहला एग्जांपल सुमेर का बार्ली मनी है। बार्ली मनी में बार्ली ही करेंसी थी। बार्ली मतलब जौ। बार्ली को साइज में मापा जाता था जो लगभग 1 लीटर के बराबर था। स्टैंडर्ड बॉल्स बने होते थे ताकि मेजरमेंट इजी रहे। सैलरीज भी बार्ली में मिलती थी। एक मेल लेबर को महीनों में 60 सिलोज मिलते थे, फीमेल लेबर को 30 सिलोज और फोरमैन को 1200 से 1500 सिलोज तक। फोरमैन इतना बार्ली खा नहीं सकता था, पर वह उससे ऑयल, गोट और स्लेव जैसी दूसरी चीजें खरीद सकता था। बार्ली खाने की चीज थी, इसलिए उसमें नेचुरल वैल्यू थी। इसे ट्रस्ट बनाना आसान था, लेकिन बार्ली को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था। यह जल्दी खराब हो सकता था और हैवी भी था। यही कारण था कि अगला बड़ा स्टेप सिल्वर मनी बना। मेसोपोटामिया में सिल्वर शेकल आए। यह कॉइन नहीं था बल्कि 8.33 ग्राम सिल्वर का फिक्स्ड वेट था। हम्मुराबी के लॉ में जब लिखा होता था कि किसी स्लेव वैल्यू को मारने पर 20 शेकल देने होंगे, तो इसका मतलब था 166 ग्राम सिल्वर देना होगा, कॉइन्स नहीं। बाइबल में भी पेमेंट कॉइन में नहीं, सिल्वर वेट में बताई गई है। जोसेफ को भी 20 सिल्वर शेकल में बेचा गया था, यानी 166 ग्राम सिल्वर में। यहाँ से मनी धीरे धीरे इंस्टेंट वैल्यू से हटकर ट्रस्ट पर टिकी हुई चीज बन गई। बार्ली में वैल्यू बायोलॉजिकल थी, सिल्वर में वैल्यू सोशल ट्रस्ट से आई और आगे चलकर मनी पूरी तरह इमेजिनेशन पर टिक गई। बार्ली सिला के मुकाबले सिल्वर शेकल की कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं थी। सिल्वर को न तो खाया जा सकता था, न पिया जा सकता था, न उससे कपड़े बनाए जा सकते हैं। यह इतना सॉफ्ट होता है कि इससे स्ट्रॉन्ग टूल या वेपन भी नहीं बन सकते। असल में सिल्वर और गोल्ड का यूज ज्यादातर ज्वेलरी, क्राउन्स और स्टेटस सिंबल के लिए हुआ। इनकी वैल्यू नेचुरल नहीं बल्कि पूरी तरह कल्चरल थी, यानी सोसाइटी ने इन्हें वैल्यूएबल मान लिया था। धीरे धीरे वेट वाले प्रीशियस मेटल से क्वाइन बने। इतिहास के पहले क्वाइंस लगभग 640 बीसी लाइडिया के राजा एलाइटस ने बनवाए। इन कॉइन्स में गोल्ड या सिल्वर का स्टैंडर्ड वेट होता था और उन पर एक स्पेशल मार्क लगाया जाता था। यह मार्क 2 बातें बताता था। पहला, क्वाइन में कितना मेटल है, और दूसरा, यह किस अथॉरिटी ने इसे जारी किया है और इसकी गारंटी दी है। कॉइन्स ने अनमार्क्ड मेटल पीसीस पर 2 बड़े फायदे दिए। पहला, हर ट्रांजैक्शन में मेटल को तोलने की जरूरत खत्म हो गई। दूसरा, प्योरिटी के लेकर जो डाउट रहता था वह भी खत्म हुआ। शू मेकर को अब यह डर नहीं रहता था कि सामने वाला लीड के ऊपर सिल्वर की कोटिंग चढ़ाकर तो नहीं दे रहा। कॉइन पर लगा मार्क इस बात का प्रूफ था कि मेटल प्योर और वेट सही है। असल में कॉइन पर लगा मार्क राजा की पर्सनल सिग्नेचर जैसा होता था। मतलब राजा कह रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि इस कॉइन में उतना ही गोल्ड या सिल्वर है जितना लिखा है। अगर कोई कॉइन की नकल करता तो वह सिर्फ धोखा नहीं देता था बल्कि राजा की अथॉरिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करता था। इसीलिए हिस्ट्री में काउंटरफीटिंग को सबसे सीरियस क्राइम में गिना गया। यह सिंपल चीटिंग नहीं थे बल्कि लीज मेजेस्टी मानी जाती थी, यानी राजा की इज्जत और पावर पर हमला। इसकी सजा अक्सर टॉर्चर और डेथ तक होती थी। लोग कॉइन्स पर इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि उन्हें राजा पर भरोसा था। रोमन डिनारियस की वैल्यू इसलिए सब जगह मानी जाती थी क्योंकि उस पर रोमन एम्पायर का नाम और तस्वीर होती थी और एम्पायर की पावर पर सबका ट्रस्ट था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम्पायर की पावर भी कॉइन्स पर टिकी थी। सोचो, अगर रोमन एम्पायर को टैक्स और सैलरीज बेरली या वीट में देनी पड़ती तो सिस्टम चलाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता।
सीरिया से रोम तक और फिर ब्रिटेन तक ग्रेंड होना कितना मुश्किल होता। एम्पायर तभी चल सकता है जब पूरी पॉपुलेशन एक ही टाइप के मनी पर भरोसा करे। अगर रोम में गोल्ड कॉइन चलते हैं, प्रोविंस में कौली शेल्स या क्लॉथ रोल्स, तो एम्पायर का इकोनॉमिक सिस्टम टूट जाता। इस तरह कॉइन सिर्फ पेमेंट का साधन नहीं, वह पॉलिटिकल यूनिटी और ट्रस्ट का फाउंडेशन बन गया। रोम के कॉइन्स पर भरोसा इतना स्ट्रॉन्ग था कि एम्पायर के सीमा के बाहर भी लोग दिनारीज को खुशी से एक्सेप्ट करते थे। पहली सदी एडी में इंडिया के मार्केट में रोमन कॉइन्स चलते थे, जबकि सबसे नजदीकी रोमन सेना हजारों किलोमीटर दूर थी। इंडियंस को एम्परर की इमेज और कॉइन की वैल्यू पर इतना ट्रस्ट था कि जब उन्होंने अपने कॉइन्स बनाए तो उन्होंने दिनारियस की एग्जैक्ट कॉपी की, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर की तस्वीर तक लगा दी। धीरे धीरे दिनारियस एक जनरल नाम बन गया। मुस्लिम कैलिफ ने इसे अरेबिक में बदलकर दिनार कर दिया और आज भी कई देशों में करेंसी का नाम दिनार है। मेडिटेरियन से लेकर इंडियन ओशन तक का कॉइन सिस्टम फैलता गया। उधर चाइना ने अलग सिस्टम बनाया जहां ब्रोंज कॉइन्स और बिना मार्क वाले सिल्वर गोल्ड इनगोट चलते थे। फिर भी दोनों सिस्टम में इतना कॉमन था, खासकर गोल्ड और सिल्वर पर भरोसा, कि चाइना और बाकी दुनिया के बीच ट्रेड आसानी से जुड़ गया। मुस्लिम और यूरोपियन ट्रेडर्स ने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में गोल्ड और सिल्वर को मनी का आधार बना दिया। मॉडर्न एरा तक पूरी दुनिया एक सिंगल मॉनेटरी जोन बन चुकी थी। इन ग्लोबल मनी सिस्टम ने अफ्रो एशिया और बाद में पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेटवर्क में जोड़ दिया। लोग अलग अलग भाषा बोलते, अलग अलग रूलर्स मानते और अलग अलग गॉड्स को पूजते थे, लेकिन सब गोल्ड और सिल्वर पर भरोसा करते थे। इसी शेयर ट्रस्ट ने ग्लोबल ट्रेड को पॉसिबल बनाया। अमेरिका से जो गोल्ड और सिल्वर निकला उसने यूरोप और एशिया से जोड़ दिया। यूरोपियन ट्रेडर उसी गोल्ड सिल्वर से चाइना से सिल्क, प्रोक्लेन और स्पाइसेस खरीदते थे। असल में मैक्सिको और एंडीज का ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर घूमते घूमते चाइना पहुंच गया। अगर चाइनीज लोग गोल्ड और सिल्वर एक्सेप्ट ना करते तो ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा फ्लो रुक जाता। सवाल यह है कि इतनी अलग अलग कल्चर्स होने के बावजूद सब गोल्ड पर ही क्यों एग्री हुए? इकोनॉमिक इसका सिंपल आंसर देती है, सप्लाई और डिमांड। अगर इंडिया में गोल्ड चीप हो और मेडिटेरियन में एक्सपेंसिव, तो ट्रेडर इंडिया से गोल्ड खरीदकर मेडिटेरियन में बेचेंगे। इससे इंडिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, और मेडिटेरियन में सप्लाई बढ़ेगी, उसकी वैल्यू नीचे आएगी। कुछ समय में दोनों जगह गोल्ड की कीमत लगभग बराबर हो जाएगी। मतलब अगर एक कल्चर गोल्ड में विश्वास करता है तो दूसरे कल्चर को भी उस पर विश्वास करना पड़ता है, चाहे उन्हें गोल्ड से कोई पर्सनल लगाव ना हो। बस ये जानना काफी है कि दूसरे लोग उसे चाहते हैं। यही बात मनी को रिलीजन से अलग बनाती है। रिलीजन हमसे कहता है तुम खुद विश्वास करो, मनी कहता है तुम इस पर विश्वास करो कि दूसरे लोग इस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम आपस में रिलीजन पर सहमत नहीं हो पाए, लेकिन मनी पर आसानी से एग्री कर गए। हजारों सालों से लोग मनी को बुराई की जड़ कहते आए हैं, लेकिन सच यह भी है कि मनी इंसानों का सबसे टॉलरेंट सिस्टम है। मनी भाषा, धर्म, रेस, जेंडर या कल्चर में फर्क नहीं करता या किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मनी की वजह से ऐसे लोग भी कोऑपरेट कर पाते हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और एक दूसरे को नफरत भी करते हैं। इसी सेंस में मनी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल ट्रस्ट सिस्टम बन गया। मनी दो यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर टिका है। पहला है यूनिवर्सल कन्वर्टेबिलिटी, यानी मनी की हेल्प से किसी भी चीज को किसी और चीज में बदला जा सकता है। जमीन को लॉयल्टी में, जस्टिस को हेल्थ में, और यहाँ तक कि वॉयलेंस को भी नॉलेज में बदला जा सकता है। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रस्ट, यानी मनी के जरिए कोई भी दो लोग, चाहे वे एक दूसरे को जानते हो या नहीं, किसी भी काम में साथ आ सकते हैं। इन्हीं दो प्रिंसिपल्स की वजह से लाखों स्ट्रेंजर ट्रेड और इंडस्ट्री में मिलकर काम कर पाए। लेकिन इन आसान दिखने वाले रूल्स की एक डार्क साइड भी है। जब हर चीज कन्वर्ट होने लगे और ट्रस्ट अनजान कॉइन्स या शेल्स पर टिक जाए तो धीरे धीरे लोकल ट्रेडिशन, क्लोज रिलेशनशिप और ह्यूमन वैल्यूज कमजोर होने लगते हैं। उनकी जगह कोल्ड रूल्स आ जाते हैं, जैसे सप्लाई और डिमांड। ह्यूमन फैमिलीज और कम्युनिटीज हमेशा कुछ प्राइसलेस चीजों पर बनी रही है, जैसे ओनर, लॉयल्टी, मोरलिटी और प्यार। इनकी कीमत मार्केट में नहीं लगाई जानी चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी भी प्राइस पर नहीं किए जाते, जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्लेवरी में नहीं बेचना चाहिए, एक सच्चे क्रिश्चियन का बड़ा पाप नहीं करना चाहिए, एक लॉयल नाइट को अपने लॉर्ड से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, और ट्राइबल जमीन को फॉरेनर्स को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन मनी अक्सर इन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे पानी बांध में दरार से घुस जाता है,
कई बार पेरेंट्स मजबूरी में अपने बच्चों को बेच देते हैं ताकि बाकी बच्चों को खाना मिल सके। कई बार रिलीजियस लोग गलत काम करते हैं और फिर पैसे देकर चर्च से फॉरगिवनेस खरीद लेते हैं। नाइट्स अपनी लॉयल्टी सबसे ज्यादा पैसे देने वाले को बेच देते हैं, और ट्राइब्स अपनी एंसेस्ट्रल जमीन बेचकर ग्लोबल इकोनॉमी में घुसने की कोशिश करते हैं। मनी का एक और गहरा असर यह है कि ट्रस्ट अब इंसानों पर नहीं, बल्कि मनी और उस सिस्टम पर होता है जो उसे सपोर्ट करता है। हम नेबर पर नहीं, उसके हाथ में पकड़े कॉइन पर भरोसा करते हैं। अगर उसके पास पैसा खत्म तो हमारा ट्रस्ट भी खत्म। इस तरह दुनिया एक बड़े ठंडे और बेरहम मार्केट प्लेस में बदलने का खतरा उठाती है। इसीलिए ह्यूमन हिस्ट्री की इकोनॉमिक कहानी एक डेलिकेट डांस जैसी है। एक तरफ लोग मनी पर भरोसा करते हैं ताकि स्ट्रेंजर के साथ कोऑपरेशन कर सके, दूसरी तरफ उन्हें डर लगता है कि मनी कहीं उनकी वैल्यूज और रिलेशनशिप को खराब ना कर दे। एक हाथ से लोग पुराने कम्युनल बांध तोड़ते हैं और दूसरे हाथ से नए बांध बनाते हैं ताकि सोसाइटी, रिलीजन और एनवायरनमेंट को मार्केट की गुलामी से बचा सके। अक्सर कहा जाता है कि आखिर में मार्केट ही जीतता है, लेकिन यह सोचना नाइव है। हिस्ट्री में कई बार वॉरियर, रिलीजियस फैंटीज और कॉमन सिटीजन ने मर्चेंट को हरा दिया और इकोनॉमी का रास्ता बदल दिया। इसीलिए ह्यूमन काइंड के यूनिफिकेशन को सिर्फ इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं कहा जा सकता। गोल्ड और सिल्वर की भूमिका जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी भूमिका स्टील यानी शक्ति और बल की भी है। चैप्टर 11, इंपीरियल विजन। रोमन लोग हार से घबराने वाले नहीं थे। वे कई लड़ाइयां हार कर भी पूरी जंग जीत जाते थे और यही एक सच्चे एम्पायर की पहचान मानी जाती थी। लेकिन दूसरी सेंचुरी में जब उन्होंने उत्तरी लाइबेरिया से नुमांटिनिया नाम के एक छोटे से पहाड़ी शहर की खबर मिली तो यह उनके लिए झटका था। उस समय रोम में पूरे मेडिटेरियन वर्ल्ड का मास्टर था, जिसने ग्रीस, कार्थेज, मैसेडोनियन और सेल्यूसिड एम्पायर को हरा दिया था। फिर भी नुमांटिनिया के लोग, जिनके पास सिर्फ आजादी का जुनून और कठिन पहाड़ी जमीन थी, रोमन सेनाओं को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे। आखिर 134 बीसी में रोमन सीनेट ने अपने सबसे बड़े जनरल सैकापियो एमिलियनस को भेजा, जिसके पास 30,000 से ज्यादा सैनिक थे। सिस्पियो ने सीधी लड़ाई करने के बजाय शहर को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन काट दिया। उसने हंगर को अपना हथियार बनाया। 1 साल से ज्यादा समय बाद नुमांटानिया में खाना खत्म हो गया। जब लोगों को समझ आया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो उन्होंने अपने ही शहर को जला दिया और रोमन गुलामी में जाने से बेहतर मौत को चुना। बाद में नुमांटिनिया स्पेन में आजादी और करेज का सिंबल बन गया। सर्वेंटेस ने इस पर नाटक लिखा, कवि ने कविताएं रची और पेंटर्स ने इसके सीज को चित्रों में उतारा। 1882 में इसके खंडहरों को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। 1950 से 60 के दशक में स्पेनिश कॉमिक भी रोमन ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने वाले इमेजिनरी हीरो की कहानी सुनाई जाती थी। आज भी नुमांटानिया को स्पेन में हीरोइज्म और पेट्रियोटिज्म का मॉडल माना जाता है। लेकिन आयरनी यह है कि स्पेनिश लोग नुमांटानिया की तारीफ स्पेनिश भाषा में करते हैं, जो खुद लैटिन से निकली है। नुमांटानिया की अपनी सेल्टिक भाषा तो खत्म हो चुकी है। उनकी कहानी हमें सिर्फ रोमन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताबों से मिली और वही रोमन टेस्ट के हिसाब से ढाली गई। रोमन जीत इतनी पूरी थी कि उन्होंने हारे हुए लोगों की याद तक को अपने नैरेटिव में शामिल कर लिया। हमें अंडरडॉग्स की जीत वाली कहानियां पसंद है, लेकिन हिस्ट्री में जस्टिस नहीं होता। ज्यादातर कल्चर कभी न कभी किसी पावरफुल एम्पायर के हाथों मिट गए। एम्पायर्स भी गिरते हैं, पर वे अपनी लैंग्वेज, लोग, कल्चर और सिस्टम छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया ज्यादातर लोग किसी न किसी पुराने एम्पायर के विरासत के ही बच्चे हैं। एक एम्पायर एक पॉलिटिकल ऑर्डर होता है जिसकी 2 मेन पहचान है। पहली है कि वह बहुत सारे अलग अलग लोगों पर रूल करता है, जिनका कल्चर, आइडेंटिटी और टेरिटरी अलग होती है। 2 या 3 लोगों पर राज करने से कोई एम्पायर नहीं बन जाता, बल्कि इसके लिए दर्जनों अलग कम्युनिटीज को एक साथ कंट्रोल में होना जरूरी होता है। दूसरी पहचान यह है कि एम्पायर के बॉर्डर्स फिक्स्ड नहीं होते। उनका एपेटाइट ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होता है। वे नई लैंड्स और नेशन को अपने अंदर शामिल करते जाते हैं बिना अपनी बेसिक आइडेंटिटी बदले। जैसे आज का ब्रिटिश स्टेट अपनी सीमाओं से बाहर नहीं बढ़ सकता, लेकिन 1 सेंचुरी पहले दुनिया का कोई भी हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर का भाग बन सकता था।
कल्चरल डाइवर्सिटी और टेरिटोरियल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अंपायर को हिस्ट्री में इतनी बड़ी भूमिका मिली है। इनइक्वालिटीज के कारण वे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स को एक सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे ला पाए। इस प्रोसेस में अंपायर्स ने इंसानी स्पीसीज के बड़े बड़े हिस्सों और पूरी धरती को धीरे धीरे आपस में जोड़ दिया। एम्पायर को डिफाइन करने के लिए उसका ओरिजिन, गवर्नमेंट का टाइप, पॉपुलेशन या साइज जरूरी नहीं होता। जरूरी सिर्फ यह है कि वह कल्चरली डाइवर्स हो और उसकी बॉर्डर्स फ्लेक्सिबल हो। एम्पायर हमेशा कॉन्क्वेस्ट से ही पैदा हो, यह भी जरूरी नहीं। एथेनियन एम्पायर एक वॉलेंट्री अलायंस से बना। हैब्सबर्ग एम्पायर स्मार्ट मैरिज अलायंस से खड़ा हुआ। एम्पायर का रूलर डिक्टेटर ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। ब्रिटिश एम्पायर एक डेमोक्रेसी द्वारा चलाया गया था और हिस्ट्री में रोम, एथेंस, कार्थेज, फ्रांस और अमेरिका जैसे रिपब्लिक्स भी एम्पायर रहे हैं। साइज भी एम्पायर होने की शर्त नहीं है। एथेंस और एजिटिक एम्पायर आज के ग्रीस और मेक्सिको से भी छोटे थे, फिर भी वे एम्पायर थे क्योंकि उन्होंने सैकड़ों अलग अलग लोगों और सिटी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया था। एथेंस ने 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स पर रूल किया और एजिटेक एम्पायर्स ने सैकड़ों ट्राइब्स और कम्युनिटीज को अपने टैक्स सिस्टम में शामिल किया। आज हमें यह बात अजीब लगती है कि इतने सारे लोग एक छोटे से इलाके में कैसे समा सकते हैं, लेकिन पुराने समय में दुनिया में लोगों की संख्या बहुत कम थी। हर ग्रुप का साइज और टेरिटरी छोटा होता था। जिस जमीन पर आज सिर्फ 2 नेशंस अपने राइट के लिए लड़ते हैं, वहीं कभी दर्जनों ट्राइब्स, किंगडम और सिटी स्टेट को एग्जिस्ट करते थे। एम्पायर ने ह्यूमन डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा कम किया। उनका एक्सपेंशन एक स्ट्रीम रोलर की तरह था जिसने न्यूमांटियंस जैसे कई छोटे लोगों की यूनिक आइडेंटिटी को मिटा दिया और उन्हें बड़े बड़े नए ग्रुप्स में मिला दिया। इस तरह एम्पायर ने दुनिया को कल्चरली कम डाइवर्स लेकिन पॉलिटिकली ज्यादा यूनिफाइड बना दिया। आज के टाइम में इंपीरियलिस्ट शब्द एक गाली जैसा बन चुका है और पॉलिटिक्स में यह लगभग फेसिस्ट के बाद सबसे बड़ा अब्यूज माना जाता है। आमतौर पर एम्पायर की आलोचना 2 तरह से होती है। पहला यह कि एम्पायर लंबे समय तक काम नहीं करते क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों पर रूल करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा यह है कि भले ही पॉसिबल हो फिर भी ऐसा करना गलत है क्योंकि एम्पायर डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लॉयटेशन की मशीन होती है। लेकिन हिस्ट्री के नजरिए से देखें तो पहली बात पूरी तरह गलत है, दूसरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सच्चाई यह है कि पिछले लगभग 2500 सालों में एम्पायर दुनिया का सबसे कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम रहा है। ज्यादातर इंसान इसी सिस्टम के अंदर जिए हैं। एम्पायर्स हैरान करने वाली स्टेबिलिटी दिखाते थे। रिबेलियन को दबाना उनके लिए ज्यादा आसान था। ज्यादातर एम्पायर अंदर से नहीं टूटे बल्कि बाहर से हमला हुआ या रूलिंग एलिट के अंदर फूट पड़ी तभी वे गिरे। दूसरी तरफ कॉन्कर्ड पीपल बहुत कम ही अपने दम पर आजाद हो पाए। आमतौर पर वे सैकड़ों साल तक एम्पायर के अंदर रहे और धीरे धीरे उनकी अलग आइडेंटिटी मिटती चली गई। रोमन एम्पायर गिरने का एग्जाम्पल साफ दिखाता है। जब 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर टूटा, जैसे पुराने लोग वापस उभर कर सामने नहीं आए, वे सब पहले ही रोमन कल्चर को अब्जॉर्व कर चुके थे। उनके बायोलॉजिकल डिसेंडेंट अब खुद को रोमन मानते थे, रोमन लैंग्वेज बोलते थे और रोमन गॉड्स को मानते थे। पुराने नाम, पुरानी भाषाएं और पुरानी पहचान हिस्ट्री से लगभग गायब हो चुकी थी। अक्सर ऐसा भी नहीं हुआ कि एक एम्पायर के टूटते ही लोग इंडिपेंडेंट हो जाए। ज्यादातर जगह एक एम्पायर की जगह दूसरा एम्पायर आ गया। मिडल ईस्ट इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। पिछले लगभग 3000 सालों में यह इलाका एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर के हाथ में जाता रहा। जैसे रिले रेस में बैटन बदलता है, एसीरियन से लेकर पर्शियन, ग्रीक, रोमन, अरब्स, ओटोमन और फिर ब्रिटिश, फ्रेंच तक रूल चलता रहा। इस प्रोसेस में आर्मीनियंस, फिनोशियंस, मोबिटिस जैसे पुराने लोग पूरी तरह हिस्ट्री में खो गए। आज कुछ कम्युनिटीज जैसे ज्यू, आर्मेनियंस और जॉर्जियंस खुद को एंशिएंट मिडल ईस्टर्न पीपल का डिसेंडेंट मानते हैं और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। लेकिन उनकी मॉडर्न लाइफ, कल्चर और सोच एंशिएंट टाइम से ज्यादा उन एम्पायर से बनी है जिनके अंदर वे हजारों साल रहे। अगर किंग डेविड आज यरूशलेम की किसी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स साइनागोग में आ जाए तो वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाएगा क्योंकि वहां की लैंग्वेज, ड्रेस और रिलीजियस डिबेट में सब मेडिवल और इंपीरियल हिस्ट्री से बना है, न कि एंशिएंट जुडा से।
यह भी सच है कि एम्पायर अक्सर भयानक वॉयलेंस और ऑपरेशन के साथ बने। वॉर, स्लेवरी, डेपोटेशन और कभी कभी जेनोसाइड उनका नॉर्मल टूल किट था। रोमन जनरल्स ने स्कॉटलैंड में गांव के गांव जला दिए। कैलगस जैसे ट्राइबल लीडर ने रोम को लूट और डिस्ट्रक्शन का एम्पायर कहा। इस सेंस में एम्पायर सच में क्रूअल और ब्रूटल थे। फिर भी यह कहना कि एम्पायर्स ने कुछ अच्छा नहीं छोड़ा हिस्ट्री के साथ अनफेयर होगा। एम्पायर्स ने आर्मीज और फोर्ट के साथ साथ फिलोसफी, आर्ट, लॉ और चैरिटी को भी फंड किया। रोमन एम्पायर की वेल्थ के बिना सिसरो, सेनेका या सेंट एगस्टाइन जैसे थिंकर शायद पॉसिबल न होते। मुगल एम्पायर की वेल्थ के बिना ताजमहल नहीं बनता। हैब्सबर्ग एम्पायर की इनकम के बिना मोजार्ट और हाइडन जैसे म्यूजिशियंस को सपोर्ट नहीं मिलता। सिर्फ एलिट कल्चर ही नहीं, आम लोगों की डेली लाइफ भी इंपीरियल लेगेसी से भरी हुई है। आज ज्यादातर उन्हीं लैंग्वेज में सोचते हैं, सपने देखते हैं जो किसी न किसी एम्पायर ने उनके एंसेस्टर पर थोप दी थी। ईस्ट एशिया में लोग हान एम्पायर की लैंग्वेज फैमिली में जीते हैं। अमेरिका के लोग स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच या इंग्लिश जैसे इंपीरियल लैंग्वेज में बात करते हैं। इजिप्शियन खुद को अरब मानते हैं क्योंकि अरब एम्पायर ने उन्हें सेंचुरीज पहले कनकरर किया था। साउथ अफ्रीका के जूलस अपनी एम्पायर की ग्लोरी को याद रखते हैं, जबकि उनमें बहुत से लोगों को एंसेस्टर उसी एम्पायर के खिलाफ लड़े थे। इस तरह एम्पायर्स ने डिस्ट्रक्शन भी किया और क्रिएशन भी। उन्होंने काउंटलेस कल्चर्स को मिटाया, लेकिन साथ ही कल्चर, लैंग्वेज और सिस्टम को जन्म भी दिया। हमारी आज की दुनिया, हमारी सोच और हमारी पहचान बहुत हद तक उन्हीं इंपीरियल लेगेसीज की देन है। हिस्ट्री में जिस फर्स्ट एम्पायर के बारे में हमें क्लियर जानकारी मिलती है वह सरगोन द ग्रेट का अकेडियन एम्पायर था। करीब 2250 बीसी में सरगोन पहले मेसोपोटामिया के एक छोटे से सिटी स्टेट का किश का राजा था, लेकिन कुछ ही दशकों में उसने सारे मेसोपोटामियन शहर को जीत लिया और साथ साथ आसपास के बड़े इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। वह दावा करता था कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। हकीकत में उसका एम्पायर पर्शियन गल्फ से लेकर मेडिटेरियन तक फैला था, जिसमें आज का ज्यादातर इराक और सीरिया, ईरान और टर्की के कुछ हिस्से शामिल थे। सरगोन का एम्पायर उसके मरने के बाद ज्यादा समय तक नहीं टिका, लेकिन उसने वर्ल्ड कनकरर बनने का एक मॉडल छोड़ दिया। अगले लगभग 1700 सालों तक एसीरियन, बेबीलोनियन और हिटी किंग्स खुद को उसी ट्रेडिशन में रखते रहे। यह कहते रहे कि उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली है। फिर करीब 550 बीसी में पर्शियन के साइरस द ग्रेट आए और उन्होंने इस आइडिया को एक और नया और ज्यादा पावरफुल मीनिंग दे दिया। एसायरन किंग हमेशा साफ कहते थे वे दुनिया एसायरन की ग्लोरी के लिए जीत रहे हैं। साइरस ने पहली बार कहा कि वह पूरी दुनिया पर रूल सबके बेनिफिट के लिए कर रहा है। पर्शियन का मैसेज यह था कि हम तुम्हें तुम्हारे भले के लिए जीत रहे हैं। साइरस चाहता था कि कनकर्ड पीपल उसे पसंद करें और खुद को लकी समझे कि वे पर्शियन एम्पायर का हिस्सा है। इसका सबसे एग्जाम्पल ज्यूस का है, जिन्हें उसे बेबीलोन से वापस जुड़ा जाने और अपने टेम्पल रिबिल्ड करने की परमिशन दी और फाइनेंशियल हेल्प भी दी। साइरस खुद को पर्शियन का किंग नहीं बल्कि ज्यूस का किंग भी मानता था, जो उनकी वेलफेयर की जिम्मेदारी लेता था। यह सोच बहुत अलग थी, क्योंकि इंसानी नेचर आमतौर पर हम और वे में बटा होता है। हर ग्रुप खुद को असली लोग मानता है और दूसरे को आउटसाइडर समझता है। सूडान के डिनका लोग खुद को ही पीपल कहते थे, न्यूयॉर्क के लोग खुद को ओरिजिनल लोग कहते थे और अलास्का के यूपी खुद को ही रियल पीपल मानते थे। मतलब हर कल्चर में हम ही असली हैं वाली फीलिंग्स मिलती है। लेकिन साइरस के बाद इंपीरियल आइडियोलॉजी ज्यादा इंक्लूसिव बनी। इस सोच के मुताबिक पूरी ह्यूमैनिटी एक बड़ी फैमिली है। रूलर्स को पेरेंट्स की तरह माना गया, जिनके पास पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। पूरी दुनिया एक ही सिस्टम के अंदर आती है और सबके लिए एक प्रिंसिपल लागू होता है। यह इंपीरियल विजन बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट, रोमन एम्परर, मुस्लिम कैलिफ या इंडियन रूलर्स और आगे चलकर सोवियत लीडर और अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंच गई। इसने एम्पायर को मोरल जस्टिफिकेशन दी और यह कहा कि एम्पायर सिर्फ डोमिनेशन नहीं बल्कि ग्लोबल वेलफेयर का सिस्टम है। इस लॉजिक से रिबेलियंस को भी गलत माना गया और इंपीरियल एक्सपेंशन का विरोध भी। ऐसी सोच सिर्फ पर्शिया में ही नहीं बनी, चाइना में भी एक अलग तरीके से वही आइडिया डेवलप हुआ। चाइनीज पॉलिटिकल थ्योरी में हेवन यानी टायन सारी अथॉरिटी का सोर्स है। हेवन जिसे मैंडेट देता है वही ऑल अंडर हेवन यानी पूरी दुनिया पर रूल करने का हकदार होता है। अगर किसी रूलर के पास मैंडेट नहीं है तो उसे एक शहर पर भी रूल करने का हक नहीं, और अगर उसके पास मैंडेट है
तो उसकी ड्यूटी है कि वे पूरी दुनिया में जस्टिस और हार्मोनी फैलाए। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय में सिर्फ एक ही लेजिटिमेट स्टेट हो सकता है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टेट्स को सही नहीं माना गया। पहले यूनाइटेड चाइनीज एम्पायर के एम्परर क्वीन शी हुंगाडी ने कहा कि यह पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वह एम्परर का है, वहां सब उसके सब्जेक्ट हैं। उसकी काइंडनेस जानवरों तक पहुंचती है और हर इंसान उसकी प्रोटेक्शन में सेफ है। इसी वजह से चाइनीज हिस्ट्री में एम्पायर को ऑर्डर और जस्टिस का गोल्डन एज माना गया। जब भी चाइना में एम्पायर टूटा, पॉलिटिकल थिंकिंग लोगों को यही पुश करती रही कि छोटे छोटे स्टेट से सेटिस्फाई मत हो, बल्कि दोबारा यूनिफिकेशन की कोशिश करो। और हिस्ट्री बताती है कि सूनर और लेटर ये कोशिशें हमेशा सक्सेसफुल हुई। एम्पायर ने हिस्ट्री में बड़ा रोल निभाया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी छोटे छोटे कल्चर्स को मिलाकर कुछ बड़े कल्चर बना दिए। एम्पायर्स की बाउंड्रीज के अंदर आइडियाज, लोग, गुड्स और टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से फैल जाते थे, जबकि पॉलिटिकली फर्मेंटेड रीजन्स में ऐसा करना मुश्किल होता था। कई बार एम्पायर्स खुद ही जानबूझकर लॉ, लैंग्वेज, राइटिंग सिस्टम और मनी को स्टैंडर्ड बनाते थे। इसका एक रीजन प्रैक्टिकल था। अगर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना लॉ, अपनी लैंग्वेज और अपनी करेंसी हो तो एम्पायर को कंट्रोल करना टफ हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन एम्पायर के लिए बहुत बड़ी सुविधा बन गई। दूसरा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन लेजिटिमेसी था। साइरस और क्वीन शी के समय से ही एम्पायर्स अपने एक्शंस को इस तरह जस्टिफाई करते आए कि वे एक बेटर कल्चर फैला रहे हैं, जिससे कनकर्ड लोग कनकरर से ज्यादा फायदा उठाते हैं। रोड्स बनाना हो या वॉर लड़ना हो, सबको इसी लॉजिक से सही ठहराया जाता था कि यह ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए है। कभी कभी के फायदे साफ दिखते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, सिटीज की प्लानिंग, वेट एंड मेजर का स्टैंडर्ड होना। कभी कभी ये फायदे डाउटफुल लगते हैं, जैसे हैवी टैक्सेस, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस या एम्परर की पूजा। फिर भी ज्यादातर इंपीरियल एलीट सच में मानते थे कि वे एम्पायर के सभी लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। चाइना में रूलिंग क्लास अपने नेबर्स और फॉरेन सब्जेक्ट्स को अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस मानते थे, जिन्हें एम्पायर की कल्चर से एजुकेटेड करना जरूरी था। मैंडेट और हेवन को एक्सप्लॉयटेशन का लाइसेंस नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता था। रोमन्स भी यही कहते थे कि वे बारबेरियंस को पीस, जस्टिस और रिफाइनमेंट दे रहे हैं। उनके हिसाब से जर्मन और गोल्ला, बास और फिलोसफी बिना गंदगी और इग्नोरेंस में जी रहे हैं और गोल्लो, बास और फिलोसफी के बिना गंदगी और इग्नोरेंस में जी रहे हैं। मौर्यन एम्पायर ने खुद को बुद्धा की टीचिंग फैलाने का मिशन दिया। मुस्लिम कैलिफ मानते थे कि उन्हें प्रॉफिट का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाना है। पीसफुल हो सके तो ठीक, नहीं तो स्वॉर्ड से। स्पेनिश और पुर्तगीज एम्पायर कहते थे कि वे अमेरिका और इंडीज में गोल्ड नहीं, बल्कि ट्रूथ फेथ के कन्वर्ट ढूंढने आए हैं। ब्रिटिश एम्पायर खुद को लिबरलिज्म और फ्री ट्रेड का मैसेंजर मानता था। सोवियत को लगता था उनका काम दुनिया में इक्वलिटी पहुंचाना है। आज भी अमेरिकन्स मानते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट दुनिया तक पहुंचाने उनकी मोरल ड्यूटी है, भले ही मिसाइल्स और फाइटर जेट के साथ आए। जो ग्लोबल एम्पायर बन रहा है वह किसी एक कंट्री या एक रेस द्वारा रूल्ड नहीं होगा। लेट रोमन एम्पायर की तरह ही एक मल्टी एथनिक एलाइट के हाथ में होगा, जिसे कॉमन कल्चर और कॉमन इंटरेस्ट जोड़कर रखेंगे। पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, स्कॉलर, लॉयर, मैनेजर और एक्सपर्ट से कहा जा रहा है कि वे इस ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बने। अब उन्हें डिसाइड करना है कि वे अपने नेशन और पीपल के प्रति लॉयल्टी रखें या इमर्जिंग ग्लोबल एम्पायर का हिस्सा बने। और धीरे धीरे ज्यादातर लोग एम्पायर को ही चुन रहे हैं। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ रिलीजन। समरकंद के पुराने मार्केट में एक ही जगह पर दुनिया के कई रंग दिख जाते थे। कहीं सीरियन व्यापारी चाइनीज सिल्क छूकर देखते, कहीं स्टेपो इलाके के लोग गुलाम बेच रहे थे और कहीं दुकानदार अलग अलग देशों के गोल्ड क्वाइन जमा कर रहे थे। यहाँ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ सब मिल जाते थे। यानी इंसानों का जुड़ाव रोजमर्रा की सच्चाई बन चुका था। यह चीज मंगोल सेना में भी दिखती थी। कबुलाई खान की फौज में मंगोल घुड़सवार, चाइनीज सैनिक, कोरियन लड़ाके और यूरोप से आए लोग एक साथ खड़े होते थे। सब अलग कल्चर से थे, लेकिन एक ही एम्परर का हुक्म मानते थे। मक्का में काबा के पास भी यही यूनिटी दिखती थी। 1300 एडी के आसपास कोई हज यात्री होता तो उसे मेसोपोटामिया, तुर्की, माली और इंडिया से आए मुसलमान एक साथ घूमते मिलते। कपड़े, रंग, खुशबू, भाषा सब अलग, पर आस्था एक। धर्म इंसानों को जोड़ने का एक बड़ा जरिया बन चुका था।
आज धर्म को लड़ाई और बंटवारे की वजह कहा जाता है, लेकिन हिस्ट्री में धर्म पैसा और अंपायर की तरह इंसानों को जोड़ने वाला तीसरा बड़ा सिस्टम रहा है। क्योंकि समाज के नियम इंसानों ने बनाए होते, इसलिए वे कमजोर होते। धर्म उन्हें ऊपर से मिली ताकत देता है, जैसे ये नियम भगवान या किसी हायर पावर से आए हों। धर्म का मतलब ऐसा सिस्टम जो इंसानी रूल्स और वैल्यूज को किसी सुपर ह्यूमन ऑर्डर से जोड़ देता है। पहली बात, धर्म मानता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों से ऊपर है। दूसरी बात, उसी के आधार पर सही गलत नियम और आचरण तय होते हैं। लेकिन हर धर्म इंसानों को जोड़ने का काम नहीं करता। जो धर्म पूरी दुनिया को जोड़ना चाहता है, उसमें दो बातें होना जरूरी है। वह यूनिवर्सल हो, यानी हर जगह के लिए सही माने, और मिशनरी हो, यानी हर किसी तक पहुंचना चाहे। आज हमें लगता है कि सारे धर्म ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम इस्लाम और बुद्धिज्म जैसे धर्म देखते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ज्यादातर धर्म लोकल थे। वे अपने ही इलाके और अपने ही लोगों तक सीमित रहते थे। यूनिवर्सल और मिशनरी धर्म पहली बार ईसा से करीब 1000 साल पहले आए, और उनका आना इंसानी हिस्ट्री में एक बड़ा मोड़ था। जैसे पैसा और अंपायर ने दुनिया को जोड़ा, वैसे ही धर्म ने भी इंसानों को एक बड़े लेवल पर जोड़ने का काम किया। जब एनिमिज्म सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम था, तब इंसानों के रूल्स और वैल्यूज सिर्फ इंसानों को देखकर नहीं बनते थे। उन्हें जानवरों, पेड़ों, आत्माओं, परियों और भूतों तक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता था। जैसे गंगा घाटी में कोई ट्राइब किसी खास पेड़ को काटने से मना करता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस पेड़ की स्पिरिट नाराज हो जाएगी। सिंधु घाटी में लोग सफेद पूंछ वाली लोमड़ी का शिकार नहीं करते थे, क्योंकि कभी उसी ने उन्हें कीमती पत्थर का रास्ता बताया था। ये धर्म बहुत लोकल होते थे। हर वैली, हर जंगल और हर इलाके का अपना अलग सुपर ह्यूमन ऑर्डर माना जाता था। लोग अपनी पूरी लाइफ एक छोटे से एरिया में जीते थे, इसलिए उन्हें बस अपने आसपास की स्पिरिट को समझना जरूरी लगता था। दूर की जगहों के लोगों को अपने नियम समझाने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए मिशनरी जैसा कोई आइडिया नहीं था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ धर्म भी बदलने लगा। शिकारी समाज में इंसान और जानवर एक लेवल पर माने जाते थे। जैसे इंसान भेड़ का शिकार करता था, वैसे ही बाघ इंसान का, और कोई खुद को सुपीरियर नहीं मानता था। लेकिन किसान बनने के बाद इंसान ने जानवरों और पौधों को अपनी प्रॉपर्टी मानना शुरू कर दिया। यहाँ एक प्रॉब्लम पैदा हुई। किसान जानवरों को बांध सकता था, उनकी ब्रीडिंग कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता था कि बारिश आएगी या नहीं, बीमारी फैलेगी या नहीं, और बच्चे हेल्थी पैदा होंगे या नहीं। यहीं से भगवानों की जरूरत महसूस हुई। धीरे धीरे फर्टिलिटी गॉड, रेन गॉड और मेडिसिन गॉड जैसे देवताओं का रोल बड़ा हो गया। अब इंसान प्लांट और एनिमल से सीधी बात नहीं करता था, बल्कि गॉड के जरिए बात करता था। इंसान सेक्रीफाइस देता था, पूजा करता था, और बदले में अच्छी फसल और हेल्दी पशुओं की उम्मीद करता था। इसके साथ पॉलीथीज्म आया, यानी बहुत सारे गॉड वाला सिस्टम। दुनिया अब कई ताकतवर देवताओं द्वारा चलती मानी जाने लगी। कोई बारिश का गॉड, कोई युद्ध का गॉड, कोई बीमारी ठीक करने वाला भगवान। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देवताओं से प्रार्थना करते थे। एनिमिज्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भूत, परियां, पवित्र पेड़ और झरने अभी भी लोगों की लाइफ में मौजूद थे। फर्क बस इतना था कि बड़े गॉड्स ज्यादा पावरफुल माने जाते थे, और छोटी स्पिरिट आम लोगों की छोटी छोटी परेशानियों के लिए थी। सबसे बड़ा बदलाव इंसान की पोजीशन में आया। एनिमिज्म में इंसान बस एक प्राणी था, बाकी सबकी तरह। पॉलीथीज्म में इंसान गॉड का खास पार्टनर बन गया। अब माना जाने लगा कि इंसान की पूजा, पाप और अच्छे काम से पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। अगर इंसान गॉड को नाराज कर दे तो बाढ़, बीमारी और तबाही आ सकती है, जिसमें जानवर और पेड़ भी मरेंगे, भले ही गलती सिर्फ इंसान की हो। इस तरह पॉलीथीज्म ने गॉड को ऊंचा उठाया, लेकिन साथ ही इंसान को नेचर से ऊपर रख दिया। बाकी जीव अब इस बड़े डिवाइन ड्रामा के बैकग्राउंड में चले गए। 2000 साल की मोनोथेइस्टिक सोच ने वेस्टर्न दुनिया में आइडिया बना दिया कि पॉलीथीज्म मतलब इग्नोरेंस और मूर्ति पूजा, लेकिन यह एक गलत और अधूरा नजरिया है। पॉलीथीज्म को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि वह बहुत से गॉड के पीछे क्या लॉजिक रखता है। पॉलीथीज्म यह नहीं कहता कि दुनिया में कोई एक सुप्रीम पावर नहीं है। असल में ज्यादातर पॉलीथीटिक और एनिमिस्ट रिलीजन मानते थे कि सभी गॉड, स्पिरिट और फोर्सेस के पीछे एक अल्टीमेट पावर होती है।
ग्रीक कल्चर में जूस और अपोलो जैसे गॉड भी फेट के अधीन थे। नॉर्डिक माइथोलॉजी में सभी गॉड्स को रैग्नारोक में नष्ट होना तय था। योरुबा रिलीजन में सभी गॉड्स सुप्रीम गॉड ओलोमेडर से निकले माने जाते थे। हिंदू ट्रेडिशन में आत्मन को वह एक प्रिंसिपल माना गया जो गॉड्स, ह्यूमन और पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। फर्क बस इतना है कि यह सुप्रीम पावर इंसानों की डेली प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट नहीं रखती। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि कोई युद्ध जीता या हारा, कोई बीमार ठीक हुआ या नहीं, कोई शहर बसा या उजड़ा। इसीलिए ग्रीक ने फेट के लिए मंदिर नहीं बनाए और हिंदूज ने आत्मन के लिए पूजा की जगह नहीं बनाई। इस सुप्रीम पावर से जुड़ने का मतलब होता कि सारी डिजायर्स को छोड़ देना, अच्छे के साथ बुरा भी एक्सेप्ट करना, हार, बीमारी और मौत तक को स्वीकार करना। इसलिए साधु और सन्यासी जैसे लोग आत्मन से जुड़ने की कोशिश करते हैं और एनलाइटनमेंट चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। उन्हें रोजमर्रा की लाइफ में हेल्प चाहिए होती है। पैसा, सेहत, पढ़ाई, काम और सक्सेस जैसे मैटर में आत्मन कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं करता। यहीं से गॉड्स की जरूरत पड़ी। गणेशा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे गॉड पार्शियल पावर रखते हैं। उनके अपने इंटरेस्ट और रोल होते हैं, इसलिए इंसान उनसे डील कर सकता है, उनसे कुछ मांग सकता है। यही वजह है कि पॉलीथीज्म में कई गॉड होते हैं। जब एक सुप्रीम पावर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है तो अपने आप कई डिवाइन पावर बन जाती है और यहीं से मैनी गॉड वाला सिस्टम पैदा होता है। पॉलीथीज्म की सबसे बड़ी समझ यह थी कि रिलीजन नेचुरली टॉलरेंस सिखाता है, क्योंकि पॉलीथीस्ट मानते थे कि एक तरफ एक सुप्रीम पावर है जो बिल्कुल न्यूट्रल है और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे गॉड हैं जिनकी अपनी अपनी पावर और इंटरेस्ट हैं। इसीलिए एक गॉड को मानने वाला दूसरे गॉड की एग्जिस्टेंस को भी आसानी से एक्सेप्ट कर सकता था। इसी वजह से पॉलीथीज्म ज्यादातर ओपन माइंडेड रहा। रेयरली किसी हेरेटिक या इनफिडल को पुनिश किया गया। जब पॉलीथीस्टिक एम्पायर बने तब भी उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। इजिप्शियन, रोमन और एज़टेक ने कभी मिशनरीज नहीं भेजे कि ओसिरस, जुपिटर की पूजा फैलाओ। सब्जेक्ट लोगों से बस इतना कहा जाता था कि वे एम्पायर के गॉड और रिचुअल का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वही एम्पायर को प्रोटेक्ट और जस्टिफाई करते हैं। लेकिन उन्हें अपने लोकल गॉड्स छोड़ने की कोई मजबूरी नहीं थी। एज़टेक एम्पायर में लोगों को कई टेम्पल्स बनाने पड़ते थे, पर वे अपने पुराने देवताओं के मंदिरों के साथ साथ बनाते थे, उनकी जगह नहीं लेते थे। कई बार तो रोमन एलिट ने खुद कनकड़ लोगों के गॉड्स को अपना लिया। रोमन्स को असली प्रॉब्लम मोनोथिस्टिक क्रिश्चियन से थी। रोमन्स यह नहीं चाहते थे कि क्रिश्चियन अपना बिलीफ छोड़ दें, बस वे चाहते थे कि क्रिश्चियन एम्पायर के गॉड्स और एम्परर की डिविनिटी को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वह पॉलिटिकल लॉयल्टी का साइन माना जाता था। क्रिश्चियंस ने जब यह करने से मना कर दिया और कॉम्प्रोमाइज से भी इनकार कर दिया तो रोमन्स को लगा कि एक पॉलिटिकल डेंजरस ग्रुप है। फिर भी रोमन प्रोसिक्यूशन बहुत लिमिटेड थी। क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन से लेकर एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के क्रिश्चियन बनने तक लगभग 300 सालों में सिर्फ 4 बार लार्ज स्केल प्रोसिक्यूशन हुई। कुल मिलाकर इन 300 सालों में रोमन्स ने केवल कुछ हजार क्रिश्चियंस को मारा। यह नंबर बहुत छोटा है, खासकर जब हम बाद की हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं। इसके उलट अगले 1500 सालों में क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियंस को ही मिलियंस में मारा, सिर्फ इस बात पर कि लव और कंपैशन वाले रिलीजन को सही तरह से कैसे समझा जाए। 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच रिलीजियस वॉर हुई। दोनों जीसस को मानते थे, दोनों प्यार की बातें करते थे, पर डिसएग्रीमेंट इसी बात पर था कि सैल्वेशन कैसे मिलेगी। प्रोटेस्टेंट्स मानते थे कि फेथ काफी है, क्योंकि क्राइस्ट की सफरिंग ही सब कुछ रिडीम करने के लिए इनफ है। कैथोलिक्स कहते थे कि फेथ के साथ साथ रिचुअल्स और अच्छे डीड्स भी जरूरी हैं। यह थियोलॉजिकल डिबेट इतनी वॉयलेंट बन गई कि लाखों लोग मारे गए। 1572 में सेंट बार्थोलोमेव में डे मैसेकर हुआ, जिसमें सिर्फ 24 घंटे में 5000 से 10,000 प्रोटेस्टेंट्स को मार दिया गया। जब रोम में पोप को यह खबर मिली तो इसने इसे सेलिब्रेट किया और वेटिकन में उस मैसेकर की पेंटिंग तक बनवाई। एक बिटर आयरनी यह है कि इन 24 घंटों में क्रिश्चियंस ने जितने क्रिश्चियंस मारे उतने शायद रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी हिस्ट्री में क्रिश्चियंस को नहीं मारा था। समय के साथ पॉलीथीज्म के कुछ फॉलोअर्स अपने खास गॉड से इतने ज्यादा जुड़ गए कि वे धीरे धीरे यह मानने लगे कि वही उनका गॉड असल में पूरे यूनिवर्स की सुप्रीम पावर है। लेकिन फर्क यह था कि वे अब भी अपने गॉड को इंटरेस्ट और बायसेस वाला मानते थे और सोचते थे कि उससे डील की जा सकती है, यानी बीमारी ठीक करवा लो, युद्ध जीत लो या किस्मत बदलवा लो।
यहीं से मोनोथिज्म की शुरुआत हुई, जहां एक ही गॉड को सुप्रीम माना गया, लेकिन उससे पर्सनल फायदे भी मांगे जाने लगे। पहला मोनोथिस्ट रिलीजन हमें इजिप्ट में मिलता है, लगभग 350 बीसी में, जब फेरो एक्टन ने यह ऐलान किया कि एटन नाम का गॉड ही पूरे यूनिवर्स का रूलर है। उसने एटन की पूजा को स्टेट रिलीजन बनाया और बाकी गॉड्स की पूजा रोकने की कोशिश की, पर यह एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं चला। उसकी मौत के बाद लोग फिर से पुराने पॉलिथिस्ट सिस्टम पर लौट आए। पॉलिथिज्म से निकले कुछ मोनोथिस्ट आइडियाज भी आए, लेकिन वे लिमिटेड ही रहे। जुडाइज्म इसका एग्जाम्पल है। इसमें सुप्रीम गॉड को माना गया, पर उसका स्पेशल इंटरेस्ट सिर्फ ज्यूज और इजराइल में बताया गया। इसीलिए जुडाइज्म ज्यादातर लोकल रहा और मिशनरी रिलीजन नहीं बन पाया। इसे हम लोकल मोनोथिज्म कह सकते हैं। असल ब्रेक थ्रू क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ। यह पहले एक छोटी सी ज्यूज सेक्ट थी, जो जू को यह समझाना चाहती थी कि जीसस ही उनका मसीहा है। लेकिन पॉल ऑफ टेरेसिस ने सोचा कि अगर गॉड सच में पूरे यूनिवर्स का रूलर है और अगर वह खुद इंसान बनकर आया है और ह्यूमैनिटी के लिए मरा है, तो यह मैसेज सिर्फ जू के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। यहीं से गॉस्पेल को पूरी दुनिया में फैलाने का आइडिया आया। क्रिश्चियंस ने सिस्टमैटिक तरीके से मिशनरी वर्क शुरू किया और हिस्ट्री का एक अजीब मोड़ यह था कि छोटी छोटी ज्यूइश सेक्ट बाद में रोमन एम्पायर की ऑफिशियल रिलीजन बन गई। क्रिश्चियनिटी की सक्सेस ने इस्लाम के लिए रास्ता तैयार किया। इस्लाम 7वीं सेंचुरी में अरेबिया के रेगिस्तान से शुरू हुआ और बहुत कम समय में अटलांटिक ओशन से लेकर इंडिया तक का एक बड़ा एम्पायर बन गया। अब मोनोथिज्म वर्ल्ड हिस्ट्री का सेंट्रल फोर्स बन चुका था। मोनोथिस्ट रिलीजन पॉलिथिस्ट रिलीजन से कहीं ज्यादा मिशनरी और फैंटिकल रहा, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ही पूरे गॉड की सच्चाई है तो बाकी रिलीजन अपने आप गलत बन जाते हैं। इसी वजह से मोनोथिस्ट ने अक्सर दूसरे बिलीफ्स को खत्म करने की कोशिश की, कभी वॉयलेंस से और कभी प्यार से। 1st सेंचुरी एडी में दुनिया में मोनोथिस्ट बहुत कम थे। 500 एडी तक रोमन एम्पायर क्रिश्चियन बन चुका था। 1000 एडी तक यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका ज्यादातर मोनोथिस्ट हो चुके थे। 16th सेंचुरी तक मोनोथिज्म लगभग पूरे एफ्रो एशिया में फैल चुका था और फिर अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ओशिनिया की तरफ बढ़ने लगा। आज ईस्ट एशिया को छोड़ दे तो ज्यादातर दुनिया मोनोथिस्ट रिलीजन के इन्फ्लुएंस में है। फिर भी जैसे एनिमिज्म पॉलिथिज्म के अंदर जिंदा रहा, वैसे ही पॉलिथिज्म मोनोथिज्म के अंदर भी जिंदा रहा। थ्योरी में तो एक गॉड काफी होना चाहिए, पर प्रैक्टिस में लोग सेंट, एंजल, डेमन्स और दूसरे इंटरमीडिएट्स पर भरोसा करते हैं। यानी प्रेसिडेंट के पास सीधे जाने की बात तो होती है, लेकिन लोग अभी लो लेवल ऑफिसर से काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। थ्योरी में मोनोथिज्म एकदम साफ लगता है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर लोग उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लोगों ने दुनिया को फिर से हम और वे में बांट कर ही देखा। सुप्रीम गॉड उन्हें बहुत दूर और रोजमर्रा की प्रॉब्लम से कटा हुआ लगा। इसीलिए मोनोथिस्ट रिलीजन ने गॉड्स को सामने के दरवाजे से बाहर निकाला, लेकिन साइड विंडो से वापस ले आए। क्रिश्चियनिटी में सेंट्स का सिस्टम इसी का एग्जाम्पल है। जैसे पॉलिथिज्म में अलग अलग गॉड्स अलग अलग काम करते थे, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में हर देश, शहर, प्रोफेशन और बीमारी के लिए अलग सेंट बनाया गया। इंग्लैंड का सेंट जॉर्ज, स्कॉटलैंड का सेंट एंड्रयू, फ्रांस का सेंट मार्टिन, मिलियन का सेंट एम्ब्रोस, चिमनी क्लीनर्स के लिए सेंट फ्लोरिन, टैक्स कलेक्टर के लिए सेंट मैथ्यू, हेडेक हो तो सेंट अगस्टाइन, टूथेक हो तो सेंट अपोलियन। सिस्टम बदला, नाम बदले, पर सोच वही रही। कई जगह तो पुराने गॉड ही नए नाम से सेंट बन गए। आयरलैंड में क्रिश्चियनिटी से पहले ब्रिगेड नाम की गॉडेस थी। क्रिश्चियनाइजेशन के बाद भी सेंट ब्राइट बन गई और आज भी आयरलैंड की सबसे रिस्पेक्टेड सेंट मानी जाती है। पॉलिथिज्म से सिर्फ मोनोथिज्म ही नहीं निकला, ड्यूअलिज्म भी पैदा हुआ। ड्यूअलिस्टिक रिलीजन मानते हैं कि दुनिया दो इंडिपेंडेंट पावर से चलती है, गुड और इविल। इविल को गॉड की क्रिएशन नहीं बल्कि अलग पावर माना जाता है। पूरे यूनिवर्स को एक बैटलफील्ड की तरह देखते हैं। ड्यूअलिज्म लोगों को अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ इविल का आंसर आसान हो जाता है। बुराई क्यों है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्योंकि दुनिया में एक इंडिपेंडेंट इविल पावर काम कर रही है, बस कहानी खत्म। मोनोथिज्म के लिए सवाल बहुत मुश्किल है। अगर गॉड ऑल पावरफुल, ऑल गॉड है तो इतनी सफरिंग क्यों है? एक जवाब दिया जाता है, फ्री विल। गॉड ने इंसानों को फ्रीडम दी, इसीलिए वह बुराई भी चुन सकता है। लेकिन इससे नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर गॉड को पहले से पता था कि इंसान बुराई चुनेगा और हमेशा के लिए सजा पाएगा, तो उसे बनाया ही क्यों?
इस पर थियोलॉजियन ने हजारों किताबें लिखी हैं, पर कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ड्यूअलिज्म इविल को आसानी से समझा देता है, पर प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर में फंस जाती है। अगर दुनिया गुड और इविल की लड़ाई है, तो इस लड़ाई के लिए रूल्स किसने बनाए? फिजिक्स के लॉ दोनों पर बराबर कैसे लागू होते हैं? अगर कोई सुप्रीम पावर नहीं है, तो यह कॉस्मिक ऑर्डर आया कहां से? तो तस्वीर यह बनती है, मोनोथिज्म ऑर्डर समझा देता है पर इविल से परेशान रहता है। डुअलिज्म इविल समझा देता है पर ऑर्डर से परेशान रहता है। लॉजिक से देखें तो एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है कि एक ही गॉड ने यूनिवर्स बनाया हो और वही इविल हो, लेकिन हिस्ट्री में किसी ने इतना ड्रावनी बिलीफ को अपनाने की हिम्मत ही नहीं की। ड्यूअलिज्म का एक और बड़ा आइडिया था, बॉडी और सोल का डिवीजन। अब तक हमने जिन रिलीजन्स की बात की, उन सब का एक कॉमन पॉइंट था, सब किसी न किसी रूप में गॉड और सुपरनैचुरल पावर पर टिके थे। वेस्टर्न दुनिया को यह नॉर्मल लगता है, क्योंकि वह ज्यादातर मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म से ही परिचित है, लेकिन असल में रिलीजन की हिस्ट्री सिर्फ गॉड की स्टोरी नहीं है। फर्स्ट मिलेनियम बीसी में अफ्रो एशिया में एक बिल्कुल नई तरह की सोच पैदा हुई। इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन सब की खास बात यह थी कि इन्होंने गॉड्स को सेंटर में ही नहीं रखा। इन रिलीजन ने कहा कि दुनिया किसी गॉड की मर्जी से नहीं, बल्कि नेचुरल लॉ से चलती है। कुछ में गॉड्स का एग्जिस्टेंस माना गया, लेकिन उन्हें भी नेचर के लॉ के अधीन माना गया। जैसे इंसान, जानवर और पेड़ लॉ नहीं बदल सकते, वैसे ही गॉड्स भी उन्हें बदल नहीं सकते। बुद्धिज्म इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बुद्धिज्म में सेंट्रल फिगर कोई गॉड नहीं रहा, बल्कि एक इंसान है, सिद्धार्था गौतम। लगभग 500 बीसी में वह एक छोटे से हिमालय किंगडम के प्रिंस थे। उन्होंने चारों तरफ सफरिंग देखी, सिर्फ वॉर और डिसीज की सफरिंग नहीं, बल्कि एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिसैटिस्फैक्शन की सफरिंग। उन्होंने समझा कि सफरिंग इंसानों के लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन चुका है। लोग वेल्थ, पावर, नॉलेज और पोजीशंस के पीछे भागते हैं, घर बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं और फिर सेटिस्फाइड नहीं होते। जो गरीब है वह अमीर होना चाहता है, जो अमीर है वो और अमीर होना चाहता है, जो फेमस है वह भी रेस्टलेस रहता है। अंत में सिकनेस, ओल्ड एज और डेथ सब कुछ खत्म कर देती है। लाइफ एक एंडलेस रेट रेस लगती है। 29 साल की एज में गौतमा ने अपने पैलेस को छोड़ दिया। फैमिली और कंफर्ट छोड़कर वह ट्रूथ की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने गुरु से सीखा, आश्रम में रहे, लेकिन पूरी सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने खुद ही सफरिंग को समझने का रास्ता चुना। 6 साल तक मेडिटेशन की और सफरिंग के कारण, नेचर और क्योर पर सोचा। आखिर उन्होंने यह समझा कि सफरिंग किसी गॉड की सजा नहीं, न ही फेट या सोसाइटी की गलती है। सफरिंग हमारे अपने माइंड के पैटर्न से पैदा होती है। माइंड हमेशा क्रेविंग करता है। अगर कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि वह तुरंत खत्म हो जाए। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम चाहते हैं कि वह बना रहे या और बढ़े। यानी माइंड कभी संतुष्ट नहीं रहता। पेन में हम बेचैन रहते हैं, लेकिन प्लेजर में भी चैन नहीं मिलता। या तो डर होता है कि प्लेजर खत्म हो जाएगा, या लालच होता है कि और मिल जाए। लव में भी यही होता है। लोग सालों तक लव का सपना देखते हैं, पर मिल जाने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते। कभी डरते हैं पार्टनर छोड़ देगा, कभी सोचते हैं कि इससे बेहतर मिल सकता है। यही गौतमा की सबसे बड़ी खोज थी। प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं, प्रॉब्लम हमारे माइंड के रिएक्शन में है। बुद्धिज्म गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता। वह मानता है कि गॉड पावरफुल होते हैं, जो रेन ला सकते हैं और लड़ाई में जीत दिला सकते हैं, लेकिन वे उस लॉ को नहीं बदल सकते कि सफरिंग क्रेविंग से पैदा होती है। अगर किसी इंसान का माइंड क्रेविंग से फ्री है, तो कोई भी गॉड उसे दुखी नहीं कर सकता। और अगर माइंड में क्रेविंग पैदा हो गई, तो यूनिवर्स के सारे गॉड मिलकर भी उस सफरिंग से नहीं बचा सकते। फिर भी जैसे मोनोथिस्ट रिलीजन में हुआ, वैसे ही बुद्धिज्म भी पूरी तरह गॉड वर्शिप से कभी अलग नहीं हो पाया। बुद्धिज्म लोगों को सिखाता है कि अल्टीमेट गोल निर्वाणा है, यानी सफरिंग से पूरी तरह मुक्ति, ना कि मनी, पावर या सक्सेस जैसी टेम्परेरी चीजें। लेकिन हकीकत यह थी कि 99% बुद्धिस्ट निर्वाणा तक नहीं पहुंच पाए, भले ही वे फ्यूचर लाइफ में उसकी उम्मीद रखते हो। अपनी प्रेजेंट लाइफ में ऑलमोस्ट मुंडूल गोल के पीछे भागते रहे। इसलिए उन्होंने अलग अलग कल्चर में अलग अलग गॉड्स की पूजा जारी रखी। जैसे इंडिया में हिंदू गॉड्स, तिब्बत में बोन गॉड्स और जापान में शिंटो गॉड्स। कुछ रीडर्स को यह सोच अनकंफर्टेबल लग सकती है कि कम्युनिज्म को रिलीजन कहा जाए। अगर इससे अच्छा फील होता है तो आप इसे आइडियोलॉजी ही कहते रहिए। इसे असल बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिलीफ को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वे रिलीजन्स जो गॉड पर बेस्ड है,
दूसरी वे आइडियोलॉजी जो नेचुरल लॉ पर बेस्ड होने का दावा करती है। लेकिन अगर हम ऐसा करें तो कंसिस्टेंसी के लिए बुद्धिज्म, द्वाइज्म की कुछ और ब्रांचेस को भी रिलीजन नहीं आइडियोलॉजी कहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यह भी मानना होगा कि आज की कई आइडियोलॉजीज में गॉड पर बिलीफ अभी भी मौजूद है। खासकर लिबरलिज्म जैसी आइडियोलॉजी गॉड के कंसेप्ट के बिना अधूरी सी लगती है। जैसे एक बुद्धिस्ट हिंदू गॉड्स की पूजा कर सकता है और जैसे ही एक मोनोथीस्ट शैतान में विश्वास कर सकता है, वैसे ही आज एक आम अमेरिकन एक साथ कई बिलीफ रख सकता है। वे नेशनलिस्ट भी हो सकता है, कैपिटलिस्ट भी हो सकता है और लिबरल ह्यूमनिस्ट भी। वह मानता है कि अमेरिका का एक स्पेशल रोल है। वह फ्री मार्केट और सेल्फ इंटरेस्ट पर भरोसा करता है और वह यह भी मानता है कि इंसानों को गॉड ने कुछ अनअलेंजिबल राइट दिए हैं। साथ ही लिबरल ह्यूमनिज्म और मॉडर्न लाइफ साइंस के बीच एक बड़ी खाई बनती जा रही है। लिबरल सिस्टम मानता है कि हर इंसान के अंदर एक सैक्रेड अनचेंजेबल इनर सेल्फ होता है जो एथिक्स और पॉलिटिक्स का बेस है। यह असल में क्रिश्चियन सोल की पुरानी बिलीफ का ही मॉडर्न रूप है। लेकिन बायोलॉजी कहती है कि इंसान के अंदर ऐसी कोई सोल नहीं मिली। साइंटिस्ट के अनुसार हमारा बिहेवियर हार्मोन, जीन और ब्रेन साइनेप्सिस से बनता है, फ्री विल से नहीं। यही फोर्सेस जानवरों पर भी काम करती है। आज हमारी लॉ और पॉलिटिक्स का सिस्टम इन अनकंफर्टेबल डिस्कवरीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। पर सवाल यह है कि बायोलॉजी और लॉ के बीच बनी यह दीवार आखिर कब तक टिक पाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है और हम जल्द ही इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे जो कि आखिरी पार्ट है इस किताब का। धन्यवाद।